नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिल गदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी मित्रों को नमस्ते। गुरुदेव जो है अभी कक्षा को शुरू करेंगे। आदरणीय गुरुजी। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रुप में एक संप्राप्ति भेजी है जी, और सुनील चौबे जी से समझते हैं कि ये संप्राप्ति कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, इस संप्राप्ति में क्या हो रहा है और क्या हमें करना चाहिए जी। सुनील चौबे जी, आवाज आ रही है जी आपको? सुनील जी। जी गुरु जी। ये ग्रुप में जो संप्राप्ति आई है, 32 साल का एक लड़का है और इसको अल्सर की समस्या है जी। अल्सर है इसको, अल्सर की समस्या। अल्सर समझते हैं ना क्या होता है जी? जी 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 जी। तो अल्सर की समस्या है और 5-6 साल से इसको समस्या है। उम्र इसकी 32 साल है, वजन इसका 62 किलो है और एलोपैथी दवाई ये खा रहा है। राहुल इसका नाम है। तो ये इसका पूरा रूटीन है और इसकी समस्या है जो एलोपैथी के लिए पहले लगातार इन्होंने 1 साल दवाई खाई, फिर कुछ टाइम के लिए दवाई बंद हो गई, फिर दोबारा फिर से कुछ टाइम के बाद दोबारा दवा शुरू करनी पड़ी और पिछले 2 महीनों में ये बहुत भयंकर रूप से समस्या में रहा। शरद ऋतु में इसकी समस्या पिक पे थी जी। तो इसमें क्या हो रहा है जी, अल्सर है इनको, 5-6 साल से इनकी संप्राप्ति है। और इनका फिर जब हमने रूटीन देखने की कोशिश करी कि भाई आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, किस समय सोते हो, किस समय जागते हो, तो सबसे पहले हम किसी भी रोगी की शाम की स्थिति देखते हैं जी कि वो शाम का खाना कब खा रहा है, क्योंकि शाम के खाने पे डिपेंड करेगा कि उसका सुबह का खाना वो खा पाएगा कि नहीं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, रात को बहुत देरी से खाते हैं जी, तो फिर सुबह भूख लगेगी नहीं। तो इनका जो रूटीन है, शाम को 6 बजे खाते हैं। शाम को 6 बजे ये सब्जी रोटी खाते हैं। एक बार माइक बंद करना जी, आवाज़ वापस आ रही है। शाम को 6 बजे ये रोटी सब्जी खाते हैं जी। और किसी साथी का माइक खुला है जी। सुनील जी, एक बार माइक बंद करिए। तो शाम को 6 से 7 के बीच में ये खाना ले लेते हैं। रोटी सब्जी है जी इसमें, और इस समय ये रोटी के साथ दही ले रहे हैं जी। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि दही शीतल है और अल्सर की समस्या है, और डॉक्टर ने इन्हें दही लेने के लिए बताया है जी। खान पान ऐसा रखो ताकि और गर्मी ना बढ़े जी, और एसिडिटी ना बने। तो वैसे तो आगे इसकी दिनचर्या देखेंगे तो ये तीनों ही टाइम दही खाते हैं रोटी के साथ जी। ये अपने डॉक्टर ने इनको बताया है जी कि शाम को 6 बजे रोटी सब्जी खा रहे हैं
दही उसमें ले रहे हैं, ये दाल है तो भी दही है, और दूध अभी इनका बंद है, पहले ये दूध पीते थे। इसके बाद फिर ये कुछ नहीं लेते हैं, दूध नहीं पीते हैं, केवल शाम को 6-7 बजे रोटी सब्जी खाएंगे, साथ में दही लेंगे जी। कितना लेंगे? लगभग 2 कटोरी के आसपास दही लेते हैं जी। एक करीब भी जिसको बोलते हैं अपने हरियाणा वाले साथी समझेंगे, तो उतना ये 2 कटोरी उसमें दही आएगी जी। तो सुबह ये 6 बजे उठते, सुबह 6 हाँ बजे बोल। गुरदर्शन जी इनका ये गुरुजी माइक बंद करो। गुरदर्शन जी इनका माइक बंद करना, ये हर रोज गड़बड़ी करते हैं एक बार। तो शाम को 6 बजे रोटी सब्जी खाते हैं जी, और दही उसके साथ रहती है इनको, ताकि इनकी ठंडक बनी रहे। सुबह 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठ के ये एक गिलास नारियल पानी पीते हैं, और फिर उसके बाद ये 6:15 बजे फिर रोटी खाते हैं जी, और 2 रोटी खाएंगे, फिर से वो दही के साथ खाते हैं सुबह 6 बजे, 6:15 जी। कभी रोटी ना खाएं तो 6:15 बजे ही ये सेब खा लेते हैं जी। तो ये इनका सुबह का है जी, सुबह 6 बजे उठ के नारियल पानी पीना, 15 मिनट बाद ही रोटी और दही खाना जी। फिर ये 11 बजे खाते हैं जी, 11 बजे भी इनका रोटी सब्जी है, और उसमें दही है जी, और उसके साथ लस्सी भी है जी इनका। तो सुबह, दोपहर और शाम को भी एलोपैथी दवा ये खा रहे हैं सुबह शाम। जब इनको समस्या बनी थी उस समय ये बहुत अधिक ड्रिंक करते थे, और ये फास्ट फूड अधिक खाते थे, जिस समय इनको आरंभ में समस्या बनी, और पिछली शरद ऋतु में समस्या पिक पे थी, और इलाज ले रहे हैं जी मेदांता, जो गुड़गांव में है। तो सुनील चौबे जी, यहाँ इस संप्राप्ति पे आप क्या बोलना चाहेंगे? एज ए वैद्य, एज ए चिकित्सक, आप क्या कहना चाहेंगे? इनको क्या क्या करना चाहिए? कैसे संप्राप्ति इनकी चल रही है? ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? और आप इसको कैसे ठीक करोगे? क्या करेंगे इसमें? गुरुजी पहले तो इनको, हमको लगता है कि ये कफ का पूरा संप्राप्ति इनके अंदर हो गया होगा। दही तीनों टाइम ले रहे हैं, इसकी वजह से इनकी अग्नि एकदम से मंद हो गई है। दीपन पाचन, ये सब इनका अनुलोमन ये ठीक नहीं होगा। मंद अग्नि और अल्सर का क्या कनेक्शन रहेगा सुनील चौबे जी? गुरुजी, दीपन पाचन, अगर पाचन ठीक से नहीं होगा तो क्लेद और आम बनेगा, तो वहाँ पे उसके वजह से भी तो अल्सर हो सकता है जी। गुरुजी, वहाँ पे घाव वगैरह तो हो सकता है। आम की वजह से एक जगह इकट्ठा हो रहा है गंदगी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अल्सर कफ की और बीमारी है, पित्त की है, या वात की है सुनील चौबे जी? अल्सर, ये तो मुझे नहीं पता है। वैसे आपने क्या समझा कि अल्सर हुआ है तो पेट में क्या हो रहा है जी? गुरुजी, घाव होता है, उसी को अल्सर बोलते हैं, पेट में घाव टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो फिर घाव किस कारण, घाव को कौन करेगा? वात करेगा कि पित्त करेगा कि कफ करेगा जी? ये तो वात की वजह से होता होगा गुरुजी। गुरुजी एक बात कह दो जी बीच में जी। कह दो जी। गुरुजी कति है ना, गणरोण का जिक्र रहा है कति। ठीक है जी। जब इन देखो, ये दुबे जी तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं बेचारे। जब मेदांता का डॉक्टर महामूर्ख महानीच क्या कहें उसको, सूर के बच्चे को, वो नहीं जानता गुरुजी। अभी युक्ति से पूछ लेते हैं अनुपम जी, 1 मिनट रुको, अभी युक्ति से पूछ लेते हैं। अपने साथी, अपने सिंपल साथी इसके बारे में क्या बोल पा रहे हैं? युक्ति जी, इस केस में आप क्या कहेंगे? अनुपम भाई साहब, मैं जरा बोलना चाहता हूँ, ये महामूर्ख नहीं है, इनको ये ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है कि एक्चुअली हेतु क्या हो, संप्राप्ति क्या है, या एलोपैथी वालों को पता नहीं, इस वजह से ये उनकी मतलब ट्रीटमेंट चल रही है। सही है गुरुजी? हाँ सही है जी, बिल्कुल, क्योंकि वो ठीक है जी, केवल बात आपकी। संप्राप्ति, ये इन सब पे काम नहीं करते, उनका तो समस्या गुरुजी, मैं कक्षा में देर से जुड़ा हूँ, और अगर कुछ थोड़ा बहुत सुना भी 1-2 मिनट तो
नहीं समझ पाया, ना सुन पाया और मैं नहीं है समझ में। ग्रुप में एक फोटो भेज रखा है विक्की जी, उस पे किसी रोगी की संप्राप्ति है जी। विक्की जी एक बार आप ग्रुप में फोटो देखो, उस रोगी को अल्सर की समस्या है जी, और 32 साल की उम्र है, 62 किलो वजन है, और 5-6 साल से उसको अल्सर की समस्या है। और ये उनकी पूरी हिस्ट्री है जी। आपने देखा है विक्की जी ग्रुप में? तो गुरुजी अभी पढ़ रहा हूँ, आपने जो बोला है ना, ये 32 साल की आयु है, दाल रोटी सादी रोटी खाते हैं। नहीं देखो मैं समझाता हूँ, इसमें अल्सर की समस्या है, 5-6 साल से है, एलोपैथी दवाई खा रहे हैं, 32 साल की उम्र, 62 किलो वजन है। अब ये समस्या इनकी हमने ऊपर लिख ली। अब जब इनको कंसल्टेशन दिया तो इनसे बातचीत हुई, तो भाई सबसे पहले आप क्या करते हैं, रोगी को भाई अपनी सारी समस्याएं बता दो आप क्या है। तो इन्होंने केवल अल्सर बताया, उम्र वजन ये मैंने पूछ लिया। फिर वहाँ पेट में जलन रहती है जी, रहती है जी। तो खट्टी डकारें नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि जो दवाई खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खट्टी डकार को रोक देती है जी, जो द्रवगुण ऊपर की तरफ आना चाहिए। गुरुजी इनकी लंबाई क्या है? लंबाई से यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ संप्राप्ति बिल्कुल तो गुरुजी थोड़ा सा ऐसा ना, ये वात प्रकृति के होंगे। नहीं भाई साहब, पित्त प्रकृति आ गई। गुरुजी ये पित्त प्रकृति क्या है? ये पित्त का दोष भी है इनको इस समय। पित्त में खाना डाइजेस्ट हो जाता है। भाई विक्की जी देखो, बाकी नहीं बोलेंगे जी, बाकी मत बोलो ना। नहीं दुबे जी आपको टाइम दिया गया, ये चौबे जी आपको टाइम दिया गया था, अभी इनको बोलने दो आप। जी जी। विक्की जी इसमें अल्सर की समस्या है, अल्सर किसको बोलते हैं, अल्सर में क्या होता है, कुछ पता है विक्की जी? गुरुजी थोड़ा सा कुछ बोल के बता दीजिए, मुझे ध्यान आ जाएगा। आपको पता नहीं है, चलो आपको भी पता नहीं है जी। गुरुजी मालूम है मेरे को ना, याद मतलब रहता है सब कुछ, लेकिन अगर कोई इस पे टॉपिक या पॉइंट या कोई शब्द छेड़े तो पूरा पूरा याद आ जाता है। रवि जी आप बताओ, इसमें रवि जी का थोड़ा सुनने देते हैं विक्की जी। रवि जी बताओ, आप क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ के? जी गुरुजी, ये इसकी उम्र 32 साल है और वजन 62 है। तो गुरुजी इसको जो ये पित्त का पेशेंट है जी, पित्त प्रकृति है इसकी, और ये एलोपैथी दवाई खा रहा है। तो गुरुजी इसको ये जो पेंटोप वगैरह ये वो लेते हैं जी, जो खाली पेट वाला जो कैप्सूल लेते हैं, उसकी वजह से इसको मेन समस्या जो है रवि जी वो है कि पेट में अल्सर है जी। अब अल्सर किस गुण के कारण बना है रवि जी इनको? अपन ने प्रकृति इसका जो जी इसका अग्नि बढ़ी, गुरुजी इसकी अग्नि बढ़ी हुई है, इसकी जो पेट की अग्नि बढ़ी हुई है जी, गुरुजी मैं बोलना चाहता हूँ, बोलूं? इसमें गुरुजी ये जो इसमें लिखा हुआ है, ये उनका खाना है कि अपने तरफ से बनाया है? खाना है ये उनका, ये खाते हैं, ये रूटीन है उनका। बस समझ गया, ये उनकी तरफ का है ना? हाँ जी। तो इसमें गुरुजी जैसे यहाँ पर वजन और ये तो बिल्कुल साफ हो गया है, ये पित्त प्रकृति है। अच्छा, दूसरा इन्होंने जैसे दही खाया है, तो ये अभिसंधि बना हुआ है और इनके अंदर द्रव्य गुण बढ़ा हुआ है। तो द्रव गुण से क्या हो रहा है अंदर? द्रव्य गुण से इनके जैसे आज पेट में जलन हो रही है, इनके पेट में एसिड भर गया है द्रव्य गुण का। हाँ, तो इनके अंदर पेट में ठीक बोला जी, बोलो जी आगे। तो इनके पेट में जलन हो रही है, तो उसके कारण इनको अल्सर हुआ है। ठीक है जी, इनको है जी अल्सर की समस्या है। अल्सर क्या है जो विक्की जी और दो ये चौबे जी नहीं बता पाए। भाई इनके पेट में अंदर एसिड भरा पड़ा है जी, तेजाब है इनके पेट में, और उससे फिर अंतड़ियों में इनको छाले बन रहे हैं जी। जैसे आप लोगों के कभी मुंह में छाले बन जाते हैं जी, तो उसी तरह की स्थिति पेट के अंदर है जी, जैसे मुंह में छाले बन जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ आंतड़ियों पे है। 32 साल की उम्र, 62 किलो वजन है, और अभी शादी हुई है जिनकी
फरवरी में, इसी 23 फरवरी में। तो अब ये इनकी समस्या हमने ऊपर लिख ली। एक ही समस्या इन्होंने बताई कि जी मेरे को अल्सर है और कोई समस्या मुझे नहीं है। तो यहाँ से पूछा पेट में जलन है जी, खट्टी डकारें नहीं आती है जिसको, क्योंकि वो दवाई उसको कंट्रोल कर रही है। अब इसका रूटीन की तरफ आते हैं कि भाई इनके खाने में क्या क्या चल रहा है। इनको अल्सर बना तो नीचे लिखा था, इन्होंने बता दिया कि ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे, फास्ट फूड ये अधिक खाते थे। तो फिर अपन ने जब इनका रूटीन देखा तो शाम का खाना 6 बजे खाते हैं। 6 बजे के खाने में भी रोटी सब्जी है और रोटी सब्जी के साथ ये दही खाते हैं जी। क्यों खाते हैं? क्योंकि दही ठंडी है और अंदर के तेजाब को ठीक करेगी जी, इस ये सोच के ये दही खाते हैं जी। ये खा के सो जाते हैं जी। सुबह फिर से 6 बजे उठते हैं, नारियल पानी पीते हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं जी, ठंडा है। फिर ये 6:15 बजे, एक तो गलती ये कर रहे हैं जी कि 6 बजे अभी खाना खाया है, 6:15 बजे फिर से खा रहे हैं। अब पहला किसी प्रोसेस में नहीं है जी, दूसरा फिर से डल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी रोटी और दही खा रहे हैं जी। और 11 बजे फिर से रोटी सब्जी तो है, ताज़ी है यहाँ पे, इसके साथ दही और लस्सी भी है जी। उतना ही दही, लगभग एक करीब भी, जिसमें लगभग 2 कटोरी दही आ जाएगी, उतनी मात्रा में तीनों टाइम दही खा रहे हैं जी। तो ये इनकी हिस्ट्री है जी। और अभी 3 महीने के लिए इस समय शरद ऋतु में इनकी समस्या पीक पे चली गई थी। बहुत ज़्यादा इनको जलन, तेजाब अंदर, ये समस्याएं अधिक थी इनको। जब इनको टेस्ट करवाया गया तो इसमें ये अल्सर आया है, जो इनको इनके एंडोस्कोपी वगैरह की गई है। तो ये परहेज के साथ अब इनसे सवाल किया गया जी कि आपकी समस्या क्या है, क्यों दवाई खा रहे हो आप 5 साल से, कैसे ठीक होगी, क्या है? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था जी, क्या समस्या है, ठीक होगी कि नहीं होगी, क्या है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं परहेज रखो। परहेज किस चीज़ का? कि जी हर समय ताज़ा खाओ, ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ। ठंडी चीज़ों में क्या खाओ? नारियल पानी पियो जी, और दही खाओ जी, और बाकी मिर्च मसाला कम खाओ जी। तो ये इनकी हिस्ट्री निकल के आई है। अब विक्की जी और ये चौबे जी बताएंगे कि इसमें, इस संप्राप्ति में हमें क्या क्या दूर करना चाहिए, कैसे इसको हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझाना चाहिए इस संप्राप्ति के आधार पे, और क्यों समझाएंगे हम। चौबे जी। जी गुरु जी। क्या कहेंगे इस रोगी को, आप कैसे मानसिक रूप से प्रिपेयर करोगे इसको? चलो नहीं पता है तो आप इसको बताना पड़ेगा, इसको बताओ। गुरु जी पहले तो इसका दीपक पाचन अनुलोमन करेंगे और ये सारी चीजें बंद कराएंगे। कैसे करेंगे दीपन पाचन अनुलोमन? स्क्रीनशॉट से कर देंगे विक्की जी हैं। नहीं, काढ़ा गुरु जी और निम्बादी इसको देंगे इनको, ठीक है और साथ में लघु सूत्र देंगे, क्या कहते हैं, लघु सूत्र शेखर रख देंगे। ठीक है जी। गुरु जी चंद्र प्रभावती भी दे सकते हैं क्या? ठीक है जी। और बताओ। और इनको गुरु जी पूरा समझाना पड़ेगा कि ये जो इनके अंदर जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, वो एलोपैथ के, अगर पहले तो एलोपैथ इनका बंद करना पड़ेगा, बंद करके, और ये जो भोजन इनका जो है, ये जो आहार इनका है, ये आहार भोजन में गुरु जी ये जो दही ले रहे हैं और लस्सी ले रहे हैं, ये तो तुरंत बंद करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? इसकी वजह से इनको, जी दही बंद क्यों करवाना पड़ेगा? गुरुजी दही के जैसे जो इनका पाचन नहीं हो रहा है द्रव गुण बढ़ने की वजह से, तो गुरुजी दही गर्म है, उष्ण है और डाइजेस्ट नहीं हो रही है उनको, और खानी भी नहीं चाहिए, 15 दिन में एक बार खानी चाहिए। हाँ, दही इसलिए नहीं खाओगे चौबे जी यहाँ पे, क्योंकि दही गर्म है जी। दही स्पर्श में शीतल है, जैसे आंवला स्पर्श में शीतल होता है, लेकिन दही की तासीर गर्म है। गर्म है तो इसलिए यहाँ पे दही इनकी बंद करवाएंगे। और जब तक ये दही खाते रहेंगे तो ये ठीक भी नहीं होने हैं जी। इनकी संप्राप्ति कुछ ना कुछ टाइम के बाद दोबारा बार बनती रहेगी। अभी नारियल पानी इस ऋतु में दे सकते हैं क्या नहीं गुरुजी? अगर अल्सर की समस्या है तो दे सकते हैं जी, समस्या है। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था
चौबे जी एक बार माइक बंद करना। हमने पढ़ा था जी, जब ऋतुचर्या को हम पढ़ रहे थे, कि दिसंबर जनवरी के महीने में हेमंत और शिशिर ऋतु में पित्त की समस्याएं स्वाभाविक रूप से भी कम हो जाती है। अगर वहां भी किसी को समस्या चल रही है हेमंत और शिशिर में, तो समझ लो कि वो किसी ना किसी दवा के साइड इफेक्ट के रूप में चल रही है जी, और वो फिर स्थिति गंभीर है जी वहां पे। नहीं तो सामान्य व्यक्ति है, अगर गर्मियों में एसिडिटी की समस्या है और किसी तरह की वो कोई दवाई नहीं खा रहा है, तो भी वो ऋतु प्रभाव से अपने आप भी यहाँ जाके कम हो जाएगी जी। अगर इस ऋतु में भी, इन ऋतुओं में भी जहाँ भयंकर सर्दी पड़ रही है, अगर यहाँ पे भी एसिडिटी की समस्या है हेमंत और शिशिर में भी, खासकर शिशिर में भी, तो फिर रोगी सीरियस है जी, और वो बड़ी व्याधि का शिकार है, और उस पे सीरियस होके काम करने की जरूरत है। नहीं फिर अगली शरद ऋतु तक तो वो और भयंकर रूप से फंस जाएगा जी। तो इनका खाना पीना जब हम देखते हैं, तो एक तो खाने में यही गड़बड़ी है जी। अब सुनील चौबे जी, आप समझा नहीं पाए हो पूरी तरह से, फिर रोगियों को कैसे देखोगे आप, कैसे समझाओगे, आपका काम कैसे आगे बढ़ेगा? विक्की जी, आप भी छुटपुट तरीके से समझा पाए हो ये। अब जैसे ये तो चलो, शुक्र ये है कि जी अपनी क्लास में एक नए साथी जुड़े हैं गुरमीत जी, कि उनके रेफरेंस से ये अपने पास आया कंसल्टेशन के लिए जी। अगर ये डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए आता तो शायद आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने इनको बोला कि जी दही तो नहीं खानी है। अब दही को ये एकदम कैसे मान लेगा कि दही गर्म है जी? इसको समझाना मेरे लिए इतना आसान इसलिए रहा क्योंकि जिनके माध्यम से आए हैं वो अब वैसे भी थोड़ा आयुर्वेद और योग से जुड़े हैं, और अब अपनी क्लास में है 2-3 दिन से। तो मेन बीमारी जो आई है अल्सर की, उनको प्रॉब्लम जो आई है दही से ही आई है, इसलिए वो मानना भी चाहिए कि उनको हुई है। उनको विक्की जी जो आई है, नीचे लिखा है कि भाई जब समस्या बनी थी ड्रिंक का ये अधिक सेवन करते थे, वहां से इनको समस्या बनी थी। फिर ये चिप्स नमकीन, ये फास्ट फूड, ये चीज़ें अधिक खाते थे। तो जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ ये चीज़ें तो इनकी बंद हो गई है जी, लेकिन फिर भी समस्या तो चल ही रही है। फिर वो क्यों चल रही है? क्योंकि वो दही के कारण जी। अब जितना तीनों टाइम दही खा रहे हैं, वो गर्म भी है, वो अभिसंधि भी है, तो वो तो बिल्कुल ही पूरे सिस्टम को बिगाड़ रही है जी। तो समस्या तो इनकी इन कारणों से आई थी, ड्रिंक और इससे। अब होता कई बार यही है जी कि इन्होंने ड्रिंक बंद कर दी है, इन्होंने ये सब बंद कर दिया है, ये सब बंद कर दिया है, तो दवा ले रहे हैं तो चीज़ें कंट्रोल में हैं, कुछ टाइम ठीक रहते हैं, छोड़ने के बाद फिर से दवाई पे आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक समझ है जी, जो हम बात बेसिक चीज़ों की तो करते हैं जी, जो 80-90% लोग बीमार हैं, वो इसीलिए बीमार है जी क्योंकि उनका दीपन पाचन अनुलोमन सही नहीं है। अगर दीपन पाचन अनुलोमन भी सही कर दिया जाए तो 70-80% लोगों की समस्या वैसे ही ठीक हो जाएगी जी। और जो 10-20% सीरियस बचेंगे, उनमें थोड़ा और डीप जाने की ज़रूरत है जी। वो ऋतु के अनुसार ठीक नहीं चल रहे हैं, बुखार का ट्रीटमेंट उनका ठीक नहीं होता है, तो बाकी गड़बड़ियाँ हैं। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ड्रिंक बंद कर दी है जी पूरी तरह से, ये फास्ट फूड बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी समस्या क्यों? क्योंकि यहाँ पे सही जानकारी और ज्ञान का अभाव में ये संप्राप्ति अभी भी इनकी चल रही है जी। अब इसमें दवाइयाँ आप सभी ने बड़ा अच्छा बताया है कि क्या-क्या दे सकती हैं। जो मैंने इनके लिए मेडिसिन लिखवाई है, लिखवाने में तो मैंने 6 लिखवाई है इनको मेडिसिन, लेंगे लेकिन देंगे केवल 3 मेडिसिन जी। इनको मेडिसिन लिखवाई है जी बुन्नीमबादी काढ़ा जी, और इनको लिखवाया है जी चंद्र प्रभावटी जी, ये दोनों ही खाने से पहले। इनको लिखवाया है लघु सूचशेखर, लेकिन अभी नहीं देंगे जी वो। इनको लिखवाया है परिपठादी काढ़ा, वो भी अभी नहीं देंगे। इनको लिखवाया है गोक्षुरादि गुग्गुल, लेकिन वो भी अभी नहीं देंगे। और इनको एक मेडिसिन और लिखवाई है जी, जो मुझे लगता है कि वो एक मेडिसिन भी इनकी समस्या को ठीक कर सकती है, लेकिन थोड़ी लंबी संप्राप्ति है, तो 3 मेडिसिन का इसलिए सहारा लिया गया है। तो एक मेडिसिन, हाँ जी,
चंद्रकला गुरुजी, चंद्रकला। हाँ, चंद्रकला रस जी। तो इसमें मेनली बुन्नीमबादी, चंद्रप्रभा और चंद्रकला रस, ये 3 मेडिसिन ही अभी इनको देने के लिए बोला है जी। बुन्नीमबादी क्या करेगा, जो अंदर इनका द्रव गुण बढ़ा है उसको हटा देगा जी, उसको रेचन भी कर देगा, उसका शोषण भी कर देगा, दोनों ही काम करेगा, तेजी से काम करेगा जी इसके ऊपर बुन्नीमबादी। और चंद्रप्रभा क्या है, शीतल है, अनुलोमन को भी अच्छा करेगी, तो चंद्रप्रभा वहाँ फिर बल भी देगी, इस तरह से कार्य करेगी जी। और खाने के बाद चंद्रकला 2-2 गोली सुबह शाम जी। और चंद्रकला इनकी पूरी संप्राप्ति को ही भंग कर देगा, मुझे ऐसा लगता है जी। एक समस्या संजय जी को भी थी, तो लगभग जैसे जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने अपनी कोई समस्या शेयर करी थी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने वो मेडिसिन ली तो ठीक होगी जी। फिर एक समस्या इनको थी, इन्होंने सोचा कि इस पे मैं खुद ही काम करूँगा जी, तो वो अभी तक चल रही थी। पीछे जैसे 1 सप्ताह पहले इनको बताया था, तो इन्होंने चंद्रकला केवल एक सिंगल मेडिसिन ली जी और लगभग 50% इनकी समस्या कम है। ऐसा ही है संजय जी? हाँ गुरुजी, ऐसा ही है। पित्त की समस्याएं जो इन्होंने एक दिन बताई थी, जो शुक्रवार के दिन अपन ने डिस्कस करी थी, तो एक केवल सिंगल मेडिसिन जी, चंद्रकला रस, उससे इनके लगभग 50% कवर है। और अभी सप्ताह ही हुआ होगा जी, सप्ताह 10 दिन लेते हुए। हाँ, सप्ताह हुआ गुरुजी बस। और समस्या भी पुरानी थी, 3-4 साल। हाँ, समस्या मतलब 3-4 साल थी, बट वो विकराल रूप जो है अभी इसने धारण किया था पिछले 6 महीने 8 महीने से। ठीक है जी। तो ये इन्होंने 1 सप्ताह 10 दिन लिए, केवल एक सिंगल मेडिसिन जी। बाकी ये वो सब ट्राई कर रहे थे, बुन्नीमबादी, परिपठादी, शायद गोक्षुरादि, तो वो सब रोक के एक ही दिया था। तो इन पे ये बड़ा अच्छे से काम करेगा जी, बुन्नीमबादी, चंद्रप्रभा और चंद्रकला रस। तो बीच में चंद्रकला किसने बताया था, अनुपम जी ने बताया था क्या? जी गुरुजी। आपने किस आधार पे? वो आधार तो ये था गुरुजी, एक ही बचा था चंद्रकला ही। ठीक है, इसके ऊपर पहले भी डिस्कस किया था अपन ने। चंद्रकला शीतलता का रूप है ना चंद्रकला। वो चलता ही है गुरुजी, इसमें तो चलता ही है जी। बिल्कुल जी। तो इसमें अभी चंद्र नाम आ गया, वो लगभग शीतली औषधियां होंगी, जैसे चंद्र प्रभावटी। स्वभाव चंद्र जैसा है जी, चंद्रमा जैसा है उनका स्वभाव। मैं जी यहाँ पे हम चंदन आसव क्यों नहीं देंगे? दे सकते हैं चंदन आसव भी गुरदर्शन जी, लेकिन जैसे आप पहला बुन्नीम दे रहे हैं जिनको, बुन्नीम यानी कि चिरायता से बना बुन्नीमबादी जी। और ये क्या है, बुन्नीम है जो ये लगभग तिक्त और मधुर रस प्रधान औषधि है अपनी। तो ये क्या करेगी, ये रेचन भी कर देगी जी। अगर आप देखेंगे स्वतंत्र रूप से भी अगर आप चिरायता लेंगे कोई किसी रोगी को आप स्वतंत्र रूप से, तो वो थोड़ा अतिसार जैसी संप्राप्ति भी बना देता है, यानी कि ये रेचन भी करेगा और शोषण भी करेगा जी, दोनों ही काम करेगा। तो फिर वो थोड़ा प्रैक्टिस पे बात है, दे सकते हैं चंदन आसव भी, लेकिन जो इन पे प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा है जी। अगर आपकी उस पे ज़्यादा है तो वो भी दे सकते हैं, वो भी बुरा नहीं है जी, बहुत अच्छा है वो भी। पूछा जी, क्योंकि आज सेम जो केस अभी जो चर्चा हो रही है ना, सेम केस आज मैंने मतलब सेम केस मतलब हमने आज टेकिंग किया है ना, जो मतलब के ऊपर लिखा है वो भी मतलब क्या है कि समस्या थोड़ी सी मैं 2 मिनट लेता हूँ। मतलब क्या है कि इसी उम्र के लगभग 32 की उम्र के, वजन लगभग 60 के करीब, और उनकी जो समस्या है अधिक अनलिमिटेड ड्रिंक करने से हुआ है, और एंडोस्कोपी वगैरह सब हुआ है। और 3 साल से तो उन्होंने ड्रिंक भी छोड़ दिया है, 3 साल से ड्रिंक छोड़ दिया है। वैसे तो उन्होंने 8 से 10 साल ड्रिंक किया था, 3 साल से ड्रिंक भी छोड़ दिया है। फिर भी उनकी जो है अल्सर यानी कि आंतों में जो छाले हैं वो ठीक नहीं हुआ है। कारण यही सब है कि इनको जो है दही खिलाया जा रहा है। कारण सब यही है कि मतलब एलोपैथिक दवाई लोग खा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक का 5 दिन भी नहीं खाते हैं। और लास्ट में दवाई दे दिया मैंने, तो जाते समय ये पूछा, भाई जी ये दवाई गर्म तो नहीं है? देखिए, तो आयुर्वेद के बहुत सारे, तो आयुर्वेद की 2-4 दिन खुराक खा लेने से जब ठीक नहीं होता है पेशेंट तो दवाई छोड़ देता है। और जब उनसे फीडबैक लेते हैं तो यही कहते हैं दवाई गर्म हो गई। बताइए कोई आरोग्य वर्धक गर्म चीज है? 10 मोला रिस्ट गर्म, 10 मोला रिस्ट है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आरोग्य वर्धक कोई गर्म कहेगा? नहीं कहेगा। कुमारी आसव है, ये भी गर्म नहीं है। चंदन आसव ये भी गर्म नहीं है। परिपाठा, बुनिम्बा, तो मैंने ऐसे बहुत सारे दवाई दिया लोगों को,
तो मतलब क्या है कि 3-4 हमारे को इस महीने में फीडबैक में मिला है कि आपकी दवाई खत्म कर गई। गुरुजी कुमारी जो है, कुमारी तो खुश्की, वो वैसे तो शीतल तो नहीं होगी, वैसे तो सम होगी। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आगे इस टॉपिक के, अगर आज का टॉपिक अगर यही रहने वाला है तो इसी के ऊपर, इस पेशेंट का जो केस टेकिंग है जो, तो इसके ऊपर चर्चा करें। गुरुदर्शन जी, चंदनाशा मैंने लिया था तो मेरे ऊपर कोई विशेष असर नहीं करा था उसने। गुरुजी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। हाँ, रख लो जी अपने अपने विचार, ठीक है, अच्छा है। ये भूनिम्बादी जो काढ़ा है, इस बाकी साथियों को भी पता होगा, ये रेचन जो करता है वो मूत्र मार्ग से, मतलब अपने पेट में जो भी आम भरा पड़ा हुआ है उसको बाहर निकलने का काम करता है मूत्र मार्ग से। और यदि हम भूनिम्बादी काढ़ा स्टार्ट से देना, मतलब आज सुबह से देना शुरू कर देते हैं तो दूसरे दिन मतलब 24 घंटे में ही पता चल जाता है कि उसका आम निकल रहा है। अभी वो कैसे पता चल जाता है कि उनका जो पेशेंट है उनका पेशाब बिल्कुल पीला आने लगता है और पेशाब निकलते समय थोड़ी सी जलन होने लगती है। इससे पता चलता है कि उनका आम निकल रहा है। पहले 2 दिन आम ज्यादा निकलेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता हुआ आएगा। छठे दिन तक बिल्कुल कम आ जाएगा, लेकिन आम पूरा नहीं निकलता। आम निकलता है 11वें 12वें दिन के बाद ही थोड़ा थोड़ा, मतलब निकल के 15 दिन के बाद ही पूरा निकल जाता है। ये मैंने केस टेकिंग किया था, मतलब एक केस हैंडल किया था, इसमें मुझे पता चला था जी। जी गुरु जी। और किसी को कुछ बोलना है जी? ठीक है, मैं चंदन आश्रम का मैंने फीडबैक दिया था ना, चंदन आश्रम मैंने भी यूज किया था तो मेरे को कोई विशेष असर इसमें नजर नहीं आया था। तो बुन्नी में जी, जो बुन्नीम ये स्पेशल ही, जैसे अभी स्क्रीन पे भी है भाई, अम्ल पित्त के लिए जी, दाह के लिए, एसिडिटी के लिए स्पेशल काम करता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट चिरायता भी दे सकते हैं जी, डायरेक्ट सीधा कच्चे रूप में चिरायता भी कैसे दे सकते हैं। 1 गिलास ताज़ा पानी लिया जी, उसमें 1 चम्मच शहद दिया जी, और फिर उसमें आप आधा चम्मच इसका भी दे सकते हैं। ये रेचन करेगा जी, ये विरेचन भी लगा देगा जी, कुछ दस्त भी लगा देगा ये। तो इस तरह से बहुत फास्ट काम करता है जी, रेचन भी और शोषण भी, दोनों तरह के काम करता है जी। चिरायता तो गुरुजी, चिरायता तो जैसे रात को भिगो देंगे गिलास में तो सुबह वो पानी भी पी सकते हैं सीधा ही, क्योंकि वो छड़ी वो लेके आएंगे ना बड़ी बड़ी रूप में, तो वो पूरा रस छोड़ देता है पानी के अंदर पूरा पूरा। क्लास सही है। गुरुजी, इनके द्रव्य के बारे में, जैसे वो मेवादी काढ़ा है तो उसके द्रव्य के बारे में सारा डंगर सही था मिलेगा गुरुजी, डिटेल में देखना हो। किसके बारे में जी? जैसे जो मेवादी है में क्या क्या द्रव्य है इसके बारे में जी। इसके बारे में डिटेल में ये ये हमें मिलेगा जी बुन्निम। हाँ, उसमें भी मिल जाएगा, और ये अष्टांग में भी मिल जाएगा, और ये भेषज रत्नावली में भी मिल जाएगा जी आपको। भेषज में बुन्निम का, हाँ ठीक है, मिल जाएगा जी इन तीनों में। इसमें मुख्य चिरायता गुरुजी। बुन्निम चिरायता को ही बोलते हैं जी, चिरायता का संस्कृत में नाम है बुन्निम। ये है तो जी अष्टांग, और किरातिक, अपन ने सुबह वाली क्लास में पढ़ा था, किरातिक भी उसी को बोलते हैं। जी 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 जी। अभी अपन ने ये पढ़े थे बुन्निम सुबह वाली क्लास में, पढ़ाते हैं आपको एक बार इसके बारे में। तो अनुपम जी क्या बोलना चाहिए आप इस संप्राप्ति पे, कैसे काम करना चाहिए? जी गुरुजी, इस पे गुरुजी जो पढ़िए इस पे। हाँ जी गुरुजी इस पर के बोले जा रहा जी, क्यों जी बोलने जो का मामला है नहीं वैसे तो, क्यों जी। तो वैसे क्या है इसके जो है ना, ये तो बंद करके भाई दही है, क्यों जी, मुख्य तो दही है शायद गुरुजी इसमें, मेरे को पूरा तो ध्यान नहीं है अभी। वो बंद कर दी जाए और फिर उसका दीपन पाचन किया जाए, क्यों जी।
और फिर अगर कुछ तो वैसे उसने खुद कर लिया तो बेचारे ने, कुछ बचा बचा जो है डॉक्टरों ने कर दिया। क्यों जी? ठीक है जी। लेकिन बस बुरा हाल है गुरु जी, ऐसी स्थिति देश की देखते तो बड़ा रोने को आता है, बड़ा बुरा हाल है। कति कहने का मतलब है बस बड़ी दर्दनाक स्थिति है देश और दुनिया की। ठीक है जी। जी गुरु जी। गुरु जी ये जो गोनीमबारी काढ़ा है इसको खाने से 1 घंटा पहले देंगे। हाँ जी, खाने से 1 घंटा पहले बुन्नीमबादी देंगे जी, आधा घंटा पहले चंद्रप्रभा दे देंगे जी, और खाने के बाद चंद्रकला दे देंगे जी। जी जी। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि मैं बात रखना चाहता हूँ क्योंकि क्लास में अभी सभी साथी हैं और जिनका प्रश्न था दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वो नहीं है। सुमेश पांडे का सवाल था कि हम कब पढ़ेंगे। वैद्य जी तो केवल कंपनियों की दवाई के बारे में बता रहे हैं, है ना। गांव घर में, है ना, अपने क्षेत्र में मिलने वाले जड़ी बूटी वगैरह कब पढ़ाएंगे, उनका ये सवाल था। तो आज है ही नहीं तो उनको अच्छा से उत्तर मिलता कि ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। चिरायता हर जगह मिलता है, दुबे जी अपने यहाँ मिलता है ना चिरायता, आपने सुना होगा बुखार वगैरह में मिलता है। हाँ जी, वही है। इस औषधि को आप इकट्ठा करिए और मेरे को भी दीजिए, ठीक है, इकट्ठा करवाइए इसे। चिरायता 1 नंबर की औषधि है ज्वर की और इस प्रकार से एसिडिटी का हम आपको योग बताएंगे, ठीक है। तो ये चिरायता है, चिरायता, ठीक है। तो चिरायता का उपयोग करिए, यहाँ पे पूर्णिमा का प्रयोग करिए। विक्रम जी पेज नंबर 787 निकालो जी, आपको बुन्नीम के बारे में पढ़ाते हैं अष्टांग हृदय से। विक्रम जी पेज नंबर 787। जी गुरु जी। सात सौ सतासी पे पढ़ो जी, बुन्नीमबादी चूर्ण। गुरु जी मैं पढ़ लूंगा, कृपया क्लास कंटिन्यू रखिए, अभी मेरे पास बुक नहीं है गुरु जी। भी पढ़ देंगे, आप पढ़ दो इसको अनुपम जी, बुन्नीमबादी चूर्ण। हाँ जी गुरु जी। गोनीमबादी चूर्ण चिरायता, नीम की छाल, हर्ड भैड़ा आंवला, पदम काष्ट, अतीस पीपली, मरोड़फली, परवल, हल्दी, दारू हल्दी, पाठा, कुटकी, इंद्रायण, इंद्रजो और बालवच, इन द्रव्यों को एक एक भाग लें। तंती मूल 2 भाग, निशोत 4 भाग, ब्रह्मी 8 भाग, इन सब का कपड़ छान चूर्ण करके रख लें। इसे मात्रा अनुसार लेकर घी तथा मधु में मिलाकर चाटें। यह चूर्ण कुष्ठ, प्रमेह तथा अधिक नींद आना इन रोगों की परम औषध है। जी गुरु जी। तो ये हो गया जी बुन्नीमबादी चूर्ण। इससे हम काढ़ा भी बना सकते हैं, क्वाथ भी बना सकते हैं, इससे हम कसाई भी बना सकते हैं किसी भी रूप में। मतलब इसमें जितनी भी औषधियाँ हैं जी लगभग तिक्तरस प्रधान है, जो रेचन और शोषण करने का कार्य कर रही है। तो ये कफ और पित्त दोनों के आम का रेचन शोषण करने का कार्य करने वाली औषधियाँ हैं जी। और ये तो इतना फास्ट काम करती है जी, जैसे आप लोगों को कई बार पाचन भी करेगा क्योंकि इसमें पिपली है हाँ जी। जी, पाचन भी करता है, अच्छा करता है पाचन, है ना, ठीक है। तो करेगा ही क्योंकि इसमें निशोथ है ना, तो विरेचन करता होगा तेजी से, दंती भी है ना, कुटकी भी है, इसमें तो विरेचन वाला भी औषधि है। पाचन अनुलोमन तीनों करेगा ये तो जी। इसको ऐसे बोल रहे हैं रेचन, शोषण और दीपन पाचन। इस तरह से अगर इसका मतलब रेचन करके फिर बचे हुए का शोषण और फिर दीपन पाचन, इस तरह से कफ और पित्त के आम का पचन करेगा जी, दोनों के आम को क्लेद को वहां से हटाने का काम करेगा जी।
उसको हटा के फिर ये संप्राप्ति को अच्छा करेगा जी। तो सिंगल रूप में भी बहुत से साथियों को ऐसे दिया है जी, जैसे कई साथियों को तो कि भाई 1 गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच शहद, फिर उसमें पौना चम्मच आंवले का पाउडर, वो भी शीतल और रुक्ष है जी, और फिर उसमें हरड़ भी डाल दिया जी 1/4 चम्मच, ताकि वो रेचन कर सके तेजी से। तो बहुत जल्दी रिलैक्स मिलता है जी एसिडिटी में और इस तरह की संप्राप्ति में। और आंवले की जगह चिरायता भी डाल सकते हैं, आंवले को हटा के चिरायता भी वहाँ डाल सकते हैं, ये भी तेजी से रेचन करेगा जी। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन, कुटकी भी दे सकते हैं, कुटकी चिरायता भी इसमें हम दोनों, केवल 1 गिलास ताज़ा पानी, उसमें शहद और आधा चम्मच चिरायता और कुटकी का भी दे सकते हैं, ये भी पूरी संप्राप्ति को भंग कर देगा जी। तो अब धीरे धीरे हम इन मेडिसिन का आरंभ इसलिए बताया गया था जी, जो बनी बनाई मेडिसिन है, ताकि आप सबकी प्रैक्टिस आसान हो जाए जी। अब जब प्रैक्टिस आसान हो गई है तो आप ये सिंगल मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। चिरायता कुटकी का बहुत ज़बरदस्त कार्य है जी, कफ और पित्त के हर तरह के आम का पचन के लिए, चाहे वो कफ वाले के कुष्ठ का भी हो, कुष्ठ है कफ का, और वहाँ पे क्लेद है, अधिक स्थूलता है, तो इन सब में बहुत अच्छा काम करेगी जी, तिक्तरस और शोषण करते हुए जी। तो इस वजह से यहाँ पे बुन्निम दिया गया है जी, बुन्निमवादी, चंद्र प्रभा और खाने के बाद चंद्रकला। जरूरत पड़ेगी तो परिपठादी और गोक्षुर भी दे सकते हैं, और वो भी दिया जा सकता है जी, लघु सूर्यशेखर भी, लेकिन ये 3 स्ट्रॉन्ग औषधियाँ काफ़ी है जी। गुरुजी एक क्वेश्चन है मेरा। भोनिमबद्ध चूर्ण में ब्रह्मी 8 भाग है और चिराता 1 भाग है, तो इस औषधि का या चूर्ण का नाम भोनिमबद्ध क्यों रखा गया? ठीक है जी, क्यों रखा गया है? देखो, किसी भी द्रव्य का, किसी भी औषधि का जो नाम है वो क्यों रखा जाता है, एक तो जी उसका नाम किस आधार पे रखा जाता है, या तो जो उसमें पहला द्रव्य डला है उसके आधार पे जी 1 पॉइंट, या फिर दूसरा उसमें जिस द्रव्य की मात्रा सबसे अधिक है उसके आधार पे रखा जा सकता है 2 पॉइंट। अब पहला द्रव्य है जो, उसके भी गुण कर्म क्या है जी, मान लो त्रिकटु में सौंठ, मरीच और पिपली ऐसा है जी, तो पहला मरीच क्यों नहीं आया, पिपली क्यों नहीं आया जी, सौंठ ही क्यों आया? तो वहाँ पे वो क्या कर रही है, वो पाचन कर रही है जी, पाचन, दीपन, पाचन और अनुलोमन, यानी दीपन, पाचन और शोषण, इस तरह से वो लगभग तीनों ही काम कर रही है जी। जबकि मरीच का कार्य हम देखेंगे तो वो क्या कर रही है, वो केवल वहाँ पे लेखन भेदन वो कर रही है, दीपन पाचन उसके पास नहीं है जी, वो केवल आम का लेखन भेदन शोषण कर रही है जी। और पिपली के पास भी दीप भेदन छेदन उतना अनुलोमन उतना नहीं है जितना सौंठ का है पिपली के पास, इसके पास थोड़ा कमजोर है सौंठ की तुलना में दीपन पाचन अनुलोमन। तो संजय जी की द्रव्य का कार्य क्या है? अब यहाँ पे बुन्निम वादी चूर्ण चिरायता के नाम पे पड़ा है, बुन्निम के नाम पे पड़ा है, इसका विशेष जो यहाँ पे कार्य है भाई, ये रेचन और शोषण करेगा। रेचन करने की सबसे अधिक जो ताकत है यहाँ पे, वो चिरायता, निशोथ और कुटकी, इनके अंदर ही है संजय जी। रेचन करने की चिरायता, कुटकी और चिरायता, निशोथ और कुटकी के अंदर ही है सबसे अधिक रेचन करने की पावर। तो ये बनाया ही एसिड का रेचन करने के लिए है संजय जी, जैसे अभी जो गुरदर्शन जी ने स्क्रीन पे लगाया था, तो ये है जी इसका जवाब। नहीं गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि चिराता 1 भाग है। गुरुजी मैं बताता हूँ इनका जवाब थोड़ा। इसमें ये होता कि जैसे 10 इंसान खड़े, उनमें से एक मजबूत है 10 फुट का और बाकी कमजोर है, ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है चिरायता। थोड़ी सी भी यूज करते हैं ना तो इसका प्रभाव इनसे बाकियों से ज्यादा है, इसलिए भी हो सकता है गुरुजी इसका नाम विवादी रखा हो। एक और है इसमें, एक और बात है इसमें कि ये जो भूनिम्बादी काढ़ा जो है, इसका जो रोगाधिकार क्या है ये देखिए। तो रोगाधिकार जो है यहाँ पे रेफरेंस क्या है, तो कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में है जी,
यदि इसी चूर्ण को हमें लगता है कि भागवत चरक ने अपस्मार या फिर उन्माद चिकित्सा स्थान में लिखते तो इसमें हो सकता था ब्रह्मी आदि चूर्ण, लेकिन ये जो रोगाधिकार कुष्ठ चिकित्सा में लिखा गया है, तो इस कारण से भी ठीक है। संजय जी हुआ क्लियर? गुरदर्शन जी ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है और इन्होंने भी, विक्रम जी ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है। हाँ, विक्रम जी वाला बात गले उतरती है मेरी, क्योंकि वो पदार्थ का नाम लिखा है यहाँ पे भोनीबादी, और जो गुरदर्शन जी बता रहे हैं वो लॉजिकली कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि पदार्थ का नाम लिखा है तो ठीक है, थोड़ा तो पल्ले पड़ा। एक और उदाहरण मैं दे देता हूँ इसी के संदर्भ में, कि जैसे हम दशमूलारिष्ट अपन यूज करते हैं, दशमूलारिष्ट, तो इसका पता है रोगाधिकार माने कि इसका जो कहाँ पे है, रोगाधिकार क्या है या फिर रेफरेंस क्या है, तो इसकी जो है बाजीकरण चिकित्सा, बाजीकरण नामक अध्याय में इसका आता है उल्लेख, है ना। इसका जो है बाजीकरण यानी कि दशमूलारिष्ट वैसे एक टॉनिक है, ना कि मतलब कुछ और बाकी भी काम कर रहा है ना। इसमें अष्टवर्ग भी है ही, मतलब अश्वगंधा है, शतावर है, बिदारीकन, बनाईकन, ये सब तो है। तो इसका जो रोगाधिकार है यानी ये बाजीकरण है ना, तो इस कारण से दशमूलारिष्ट को वहां पे विशेष उपयोग कर सकते हैं टॉनिक के रूप में। तो इसमें भी है भोनिम्बा का, कुष्ठ का। शुरू जी भोनीबादी काढ़ा जो है वो एक अलग है और ये चूरन अलग है, तो इसमें तो जो काढ़ा है चूरन में तो आप बता रहे कि उसमें मात्रा मतलब कि थोड़ी सी एक है, मतलब 1 ग्राम, और इसमें जो काढ़ा है तो इसमें तो सबकी मात्रा सब सेम बराबर है। जी गुरु जी, क्या ये वो घटक द्रव्य जो है ना जी, काटे और इसके दोनों सेम है या अलग है कुछ है? ये मैं भी जानना चाह रहा था जी। ये सवाल था विक्रम जी का जब यहाँ से पढ़ाना शुरू किया कि भाई शास्त्र में कहाँ से है, तो शास्त्र से ये रेफरेंस है जी, हमें बुन्निम का कोई काढ़ा बनाना है, क्वाथ बनाना है, चूर्ण बनाना है, तो इस रेफरेंस से हम अपना भी बना सकते हैं। अब मान लो ये फार्मेसी का बना है तो हो सकता है सभी ना हो सकता है चिरायता वहाँ पे डोमिनेट हो वहाँ पे। ये इस योग की जब हम कंपेयर करेंगे वहाँ पे, तो रेफरेंस यहाँ से है जो विक्रम जी का सवाल था जी। वो एक बार देखना पड़ेगा कि इन सब के कॉम्बिनेशन में उसमें क्या-क्या डाला है, अब बनाने वाले ने क्या-क्या डाला है। लेकिन इसमें मेनली जो चिरायता है, इसका जो अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अनुसार देखें, तो संजय जी ये रेचन, शोषण और फिर दीपन पाचन इस तरह से कार्य कर रहा है ये। गुरु जी एक बात कहना चाहूंगा मैं, ये है ना जी, इसका तो बिल्कुल ही अलग है जी, उसका और इसका। इसमें देखो गुरु जी, मैं पढ़ के बताता हूँ बोतल पे से ही। ये तो किरातिक्त है, नींब है, बबित की है, हरित की और अमल की, और पटोल वासा गुरुति और क्या है परपटक और भृंगराज और धात की और गुड़, ये है गुरु जी इसमें भोनीबादी काढ़े में। तो भ्राता जी गुड़ की मात्रा नहीं है इसमें, गुड़ 0 लिखा है, गुड़ नहीं है इसमें, लिखा तो है लेकिन इसके आगे मतलब मात्रा नहीं दे रखी क्वांटिटी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है अनुपम जी, लगभग 10 द्रव्य सेम है वहाँ पे। जी जी, 1.5 मात्रा है गुड़ की। अब वो बनाने वाले पे डिपेंड करता है। 10 द्रव्य इसमें इस फार्मूले में और उसमें सेम है लगभग, चिरायता उसमें भी है इसमें भी है। ये है ना जी गुरु जी, ये जो है योग रत्नाकर का है, अमल पित्ताधिकार है, योग रत्नाकर अमल पित्ताधिकार का है जी, ये सांडू का। ठीक है, उसने वहां से ले लिया होगा। अब देखो अगर अब मैं इसको बनाना शुरू करूँ तो हो सकता है अनुपम जी मैं इसमें चिरायता की मात्रा ज़्यादा ले लूँ। आप इसको बनाना शुरू करो तो हो सकता है आप इसमें कुट की यानी सोत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ले लो ताकि रेचन भी हो और ज़्यादा तेज़ी से शुद्धि हो। तो वो बनाने वाला ने किस पर्पज से, किस तरह का दिमाग से क्या चाहता है जी, वो डिपेंड उस पे करता है ना जी, बनाने वाले पे। बताओ जी गुरु जी, चलो क्लियर होगा गुरु जी, इस तरह से चर्चा करनी चाहिए। हाँ जी, जी गुरु जी, धन्यवाद आपका। तो ये पॉइंट संजय जी जो गुरदर्शन जी का था वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो मतलब कमज़ोर नहीं था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। क्योंकि मान लो यही अगर उन्माद में होता या अपस्मार जैसे अध्याय में होता तो वहाँ पे ब्राह्मी और अधिक भी हो सकती थी और इसकी मात्रा और न्यून भी हो सकती थी। तो ये यहाँ पे कुष्ठ रोग में दिया गया है, तो भाई ये विशेषली इसका आम का पचन करने के लिए, कफ और पित्त के, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था संजय जी।
बट गुरुजी इसके अपोजिट में उन्होंने 10 मूला रिस्ट बोल दिया ना। 10 मूला रिस्ट जो है वो उसमें वाजीकरण औषधि में बता दिया उन्होंने, तो वो एकदम उलट हो गया। आप तो 10 मूला रिस्ट दीपन पाचन के लिए यूज कर रहे हैं। ना जी इसका जो है ना वैसा जो रत्नावली में बाजीकरण नामक अध्ययन है जी इसका रोगाधिकार। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ, आपने जो कहा वही कह रहा हूँ। आपने उसमें उदाहरण उल्टा हो गया है, जो आपने उदाहरण भोजनवादी में दिया और इसमें जो दिया, तो ये थोड़े से अलग डायरेक्शन में चले गए। ऐसा है जी, एक एक जो अपने आशा वरिष्ठ है ना, ये लगभग 20-20 बीमारियों पे काम करते हैं जी, 20-20 पे। हाँ, वो एग्री करते हैं। मतलब मुख्य जो कार्य है, जो गुरुदर्शन जी का लॉजिक था ना गुरुजी, उनका लॉजिक ये था कि जिस बीमारी के अध्याय में दिया गया तो मेजर काम उसका वो है, सबसे पहले वाला काम, और बाकी दो जो 19 काम है तो उसके दूसरे हैं। 10 मूला रिस्ट हम यूज करते हैं मेन दीपन पाचन के लिए, वात वाले में और कफ वाले में, और यहाँ पे आ रहा है सीधा सीधा वाजीकरण में, तो वाजीकरण पहला काम है उसका और दीपन पाचन सेकेंडरी काम है। उस लॉजिक से ये हुआ। मतलब संजय जी जो है ना जी, वो वास्तव में बहुत ही बल्ले है। वैसे तो 10 मूल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्यों जी? उसकी औषधियों को देखेंगे ना, वो ठीक है। मतलब निष्कर्ष ये निकाले ना, फिर उसका पहला कार्य वाजीकरण है, फिर दूसरा तीसरा कार्य दीपन पाचन है। हाँ जी टॉनिक है, पहला काम टॉनिक है। ये ऐसा कह सकते हो आप। बाकी तो वैद्य पे डिपेंड करता है वो किस तरह से क्या प्रयोग करता है किस चीज को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ जो गुरुदर्शन जी लॉजिक जी है ना, मैं समझना चाह रहा था कि दवाओं के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं, ताकि फिर हम आगे और लॉजिकली जा सकें। उतनी बात थी, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सहमत हो पूरा। नहीं, ठीक बात आपकी। बाकी देखो ऐसे होता है संजय जी, उसमें ना किसी तो रोग के नाम पे कर देते हैं, किसी औषधि जो विशेष होती है उसके नाम पे कर देते हैं। बाकी रोगाधिकार का भी कुछ ना कुछ उसमें रहता है। तो बहुत सारे हेतु होते हैं, एक नहीं होते। जड़ी बूटी का भी नामकरण है ना, उसका भी इसी रीति से होता है। किसी जड़ी बूटी का ऋषियों ने नामकरण किया है, तो उसमें भी कई सारे हेतु होते हैं। वो है शास्त्र में सारे के सारे, भाई ये भी हो सकता है, ये मैंने भी हेतु डिस्कस किए, जैसे कुछ मैंने बताई है, विक्रम ने भी बता दिया है, गुरदर्शन ने भी, तो ये लगभग सब काउंट करे जाते हैं जिसमें। ऐसा ही समझ गया गुरुजी। गुरुजी कुमारी आसो में कुमारी आसो क्यों नाम पड़ा उसका? उसमें तो कोई कुमारी नाम से तो कुछ है नहीं। ठीक है गुरुजी टॉपिक पे आ जाए क्या? और मुझे एक चीज बताए कि इस पेज नंबर पे बता रहे थे आप, ये भूली मादी चूर्ण हाँ जी, किस पेज नंबर पे था? भूली मादी चूर्ण बताया था ये पेज शोट में मैं गो 798 पेज है जी, 97। 78। जी धन्यवाद विक्रम जी, संजय जी। 87, 787। अरे 87 ऐसा है जी, जो आज की हमने केस डिस्कस किया है ना जी, वो केस रोगी के हिसाब से क्या था जी, बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि पिछले 5-6 साल की समस्या है रोगी के हिसाब से, परिवार वालों के हिसाब से, और जब नया कोई वैद्य हो तो उसके हिसाब से भी। लेकिन जब इतनी चर्चा हमने कर ली है तो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल नए सीखने वाले वैद्य हैं उनका भी भय खुल गया होगा जी, कि यहाँ पे हमने क्या करना है जी, केवल संप्राप्ति को समझना है कि अंदर क्या हो रहा है जी। वहाँ द्रव गुण बढ़ा है, एसिड पड़ा है, वो एसिड वहाँ पे उसको जलाए जा रहा है जी, वहाँ पे छाले निकल गए हैं और उनको हमने समाप्त करना है। उसकी चिकित्सा है जी, एसिड को वहाँ से हटाना है। अब एसिड को हटाना है तो वो पित्त का द्रव गुण है, उसके लिए हम तिक्त औषधि सबसे बेस्ट है जी। तिक्त, मधुर, कसाई, इस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें तिक्त है जो उसका रेचन भी कर रहा है, शोषण भी कर रहा है, और बाकी उसके जो हेतु है, अब उसने ड्रिंक बंद कर दी जी, ड्रिंक से ही उनको ये समस्या बनी थी। ड्रिंक बंद कर दिया, फास्ट फूड सब कुछ बंद कर दिया है, 5 साल से बंद है, तो फिर भी हेतु चले जा रहा है, क्योंकि जो बेसिक खाने में गड़बड़ी, लोग खाते क्यों हैं जी? बस पेट भरने के लिए। अब केवल पेट भरने, जब लोगों को ये समझ आ जाए केवल पेट भरने के लिए नहीं खाना है, हर समय पचाने के लिए खाना है, तो उसकी हर समस्या ठीक हो सकती है जी। ज़्यादातर बीमारियाँ बेसिक चीज़ें ठीक ना होने के अभाव में चलती रहती है जी। और इस तरह के रोगी को थोड़ा समझाना भी डिफ़िकल्ट है, जो मतलब दही को इतना तीनों टाइम खा रहा है, एक पूरी भावना है जी उसके अंदर। ਆਪਾਂ एकदम उसको बोल दें कि ये गर्म है तो शायद वो अपने से कंसल्टेशन तो ले लेगा, लेकिन वो कुछ भी फॉलो नहीं करेगा जी। ये तो चलो एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आया जिसको आयुर्वेद की समझ है, तो चिकित्सा देनी इनके लिए आसान है जी। नहीं तो नए वैद्य के लिए या नया जो कार्य शुरू कर रहा हो, उसको ये समझाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी दही ठंडी नहीं है, क्योंकि वो तो मान बैठा है जी और अंदर पूरी भावना के साथ वो खा रहा है।
तो एकदम वो आपकी बात को बड़े मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा जी। गुरुजी वैसे तो क्या है कि जब व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है ना जी, तो वहां पे वो उसको थोड़ा सा भी समझाता है ना, कोई समझाने वाला आदमी, तो मान जाता है, ऐसी बात नहीं होती। क्योंकि वो बस ये उसको ये ऐसी स्थिति मानसिक हो जाती है कि भाई कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और मैं ठीक हो जाऊं। और वैसे थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद तो कुछ भी बोल सकता है वो, लेकिन ऐसी स्थिति में कम बोलता है वैसे वैद्य के पास जाकर के कोई भी आदमी। थोड़ा ये एहसास कराना डिफिकल्ट रहता है, दही गर्म है, शहद ठंडा है, सरसों का तेल गर्म है, इन चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूजन है जी। अब सही क्या है वही है जो शास्त्रों में लिखा है जी। गुरुजी ऐसे केस में अगर समस्या लंबे समय तक बनी रही तो फिर फेफड़ों में पानी भरना ये सिस्टम भी शुरू हो जाते हैं लास्ट स्टेज पर, है ना। एक रोगी था ऐसा जी। सब तरह की वो फेफड़ों में संप्राप्ति लंबी चल जाएगी जी। हाँ बोलो ना। गुरुजी उसमें तो फेफड़ों में पानी तो बाद में बनेगा जाके, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, ब्लड से खून आने लग जाएगा नीचे से उसको। बिल्कुल सही बोल। और यहाँ खून आने लग जाएगा ना क्या बिल्कुल। होगा जी, यहाँ पे एक रोगी इसी तरह का आया जी। पहले तो ये गोली पे निर्भर होते हैं, फिर धीरे धीरे इंजेक्शन पे निर्भर होते हैं, फिर इंजेक्शन भी काम करना बंद कर देता है। तो स्थिति और विकट पे विकट होती चली जाएगी ना जी। जब ब्लीडिंग वाली आपने बता दी है वो हो जाएगी, तो अगर इस संप्राप्ति को भंग नहीं किया यहाँ पे तो फिर वो मृत्यु तक ले ही जाएगा जी उसको धीरे धीरे करके। जी इसमें जैसे जो अपने घर में वो सब्जी वगैरह बना रहा होगा तो उसमें लहसुन वगैरह इसका बंद करवाना पड़ेगा ना वैद जी। जैसे कुछ गर्म जैसे काली मिर्च होगी ये चीजें बंद होगी ना इसकी। काली मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डलेगी जी, लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डलेगी। हरी मिर्च अगर बंद कर लें तो बेटर है, नहीं केवल एक या आधी हरी मिर्च डाल सकते हैं जी। और वैद जी लहसुन इसका थोड़ा कम करना पड़ेगा जब बंद ही कर देना। लहसुन भी बंद कर सकें कुछ टाइम के लिए, जब तक एलोपैथी दवाई बंद हो तो अच्छा है जी। जब अभी तो एलोपैथी भी बंद करनी है ना। गुरुजी आपने जो कहा ना जी हरी मिर्ची तो चल सकती, कैसे हरी मिर्ची कैसे चल जाएगी गुरुजी उसमें, तो वो भी वही काम करेगी। भाई पहला तो अनुपम जी ये बोला है कि बंद कर दें, नहीं तो आधी एक चल सकती है इतनी। गुरुजी ऐसी स्थिति में तो बंद ही करनी पड़ेगा ना, मिर्ची मसाले सब बंद करना पड़ेगा उसका तो एकदम से। क्योंकि हरी मिर्ची में लाल में अंतर कितना है गुरुजी? मामूली का अंतर है, मामूली का बिल्कुल ही। मामूली तो नहीं है, बहुत ज्यादा है अनुपम जी। ज्यादा अंतर लगता है, ज्यादा अंतर होता है गुरुजी क्योंकि उसमें लाल में ज्यादा मिर्ची होती है पकने के बाद और हरी में थोड़ी कम तीखी होती है वो। ना 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 ऐसा नहीं। देखो हम आपके उधर पता नहीं कैसी मिर्ची आती है, हमारे यहाँ ना गुरुजी एक दो तरह की मिर्ची होती है, एक पतली एक मोटी। पतली मिर्ची तो बिल्कुल जहर होती है, जहर जिसको वो तो बोलते हैं। तीखी बहुत ज्यादा होती है, वो तो सर में पसीना उठा देती है थोड़ी खाते ही। लोग सब्जी में उसी को डालते हैं, मोटी वाली को कोई नहीं डालता। मोटी जो होती है ना, जो फीकी होती है वो तो खा सकता, चलो चल जाएगी वो तो। लेकिन ये छोटे वाली पतले वाली तो बिल्कुल, वो तो लाल की भी बात होती है, वो तो लाल भी नहीं आती कहीं तो ये है गुरुजी। ठीक है जी, बात यही है कि जी बंद कर दें, बिल्कुल अच्छी बात है। फिर भी अगर बिल्कुल रोगी, कई बार अब एक ऐसे रोगी को अटेंड कर रहे थे जी जो राजस्थान से था। अब उनके तो वहाँ पता ही है कि किस तरह से खाते हैं वो, फिर भी पूरा बंद करवा दिया जी। फिर भी कि जी एक डाल लें, आधी डाल लें, क्योंकि वहाँ टेस्ट ही नहीं बनता है जी सब्जी में। तो ये भी है, लेकिन बंद करना सबसे बेहतर ऑप्शन है जी यहाँ पे। तो यही था जी इसमें कि छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बड़ी संप्राप्ति की तरफ ले जाती है। बेसिक सी चीज़ है जी, दही यहाँ पे बंद होने से, टाइमली खाने से, सुबह जैसे 6 के बजे वो ले लिया है नारियल पानी, 6:30 पे, 6:15 पे ही खाना है, तो ये की भी गैप नहीं हो पा रहा जी। तो ये बेसिक चीज़ें रहती है जो ठीक नहीं हो पाती और व्यक्ति बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टरों के पास चला जाता है जी। तो अनुपम जी जहाँ से कल हम पॉइंट पढ़ रहे थे जो ग्रुप में डाला था, वहां से पढ़ना शुरू करो जी। जी गुरुजी। वो गुरुजी वो जो बलातक पूछ रहे थे गुरुजी आपने, हाँ हाँ, मिली किसी की बलातक की जानकारी के लिए कह रहे थे आप कल कहा था आपने। मिली जी किसी की वटी। वो गुरुजी एक तो नागार्जुन की आती है, नागार्जुन की 160 रुपए एमआरपी है, 100 रुपए की मिलेगी वो।
कितनी टैबलेट है मेरे को पता नहीं उसका। स्पेशल भलातक वटी है सिंगल। हाँ जी, बलातक मोटी सिंगल है वो। और दूसरी जो है ना, मैंने वो फार्मेसी भारतवान से बात की थी, तो वो बोले जी सिंगल तो नहीं बुलाते हम, लेकिन बलातक का हो तो बलातक आपको 1 किलो दे देंगे हम। बोला शोधन किया हो बलातक ले लो, किसी का भी बोला शहद मिलाओ, गोली बनाओ खिलाओ। हाँ, अगर शोधन किया हुआ मिल जाए तो वो भी बेटर है जी, बिल्कुल बेस्ट है। हाँ जी, तो शोधन किया हो बलातक मात्र 400 रुपये किलो बताया उन्होंने। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया है, संजय जी को दे दो वो एक जो इनके पास वो रोगी है ना जी, जो भारी मोटे हैं 125 किलो वाले जी, हाँ, संजय जी इनके लिए भलातक बहुत अच्छा रहेगा। कितने मात्रा कितनी देनी पड़ेगी गुरुजी? इनको पाउडर के रूप में दे शहद के साथ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा जी, आधा चम्मच दे सकते हैं जी, 1/4 से शुरू करके अपन। अनुपम जी किसके पास मिलेगा ये शोधित किया हुआ? वो मेरे पास ही मिलेगा, ये मान लो आप। ऐसे क्यों मान लो? क्योंकि क्योंकि आप जब आदेश करोगे ना, जब आपके पास पहुंच जाएगा, ऐसे मान लो आप। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना जी। हाँ जी। और क्योंकि वो ध्यान ये रखना है अनुपम जी कि वो शोधित ही हुआ होना चाहिए, कहीं गलती ना रह जाए जी। ना वो है ना गुरुजी, उसके मालिक से मैंने बात की ना, तो माजी कोई वटी बनाता है, आप बनाते हो? बोला ना हम तो नहीं बनाते, योग में डालते हैं हम तो। बोला वैसे तो प्रयोग नहीं करते। फिर मैं और कोई बनाता हूँ? बोला कोई नहीं बनाता। बोला फिर बोला जी अपना करना चाहिए भाई। ये तो हम भी ले माजी आपने जी आगे समय के साथ आपसे। जी 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 गुरुजी, तो वो बोला वही, क्योंकि गुरुजी उनके रेट बहुत है, इस रेट में कहीं नहीं है वो वैसे तो बोला जी फिर आपको जरूरत है ना, तो बोला आपको हम शोधन हम करते हैं, हमारे से ले लो। बोला आप जितना चाहिए, 400 रुपये किलो हजार ही। तो ये बात है जी गुरुजी, वो ठीक है, आदमी बहुत बढ़िया है वो। ठीक है जी, इस तरह का भी होना चाहिए कि जहाँ से शुद्ध रॉ मटेरियल अपने को मिल सके जी, खासकर भलातक जिसे द्रव्य मिलते हैं जी। सभी साथी एक बार स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे एक फार्मेसी है जो बनाती है भलातक बटी, है ना, टैबलेट के रूप में। तो ये देख सकते हैं लिंक आपको, फार्मायूस बनाती है, फार्मायूस कंपनी भलातक बटी, साउथ की ही है। इसको एक बार ग्रुप में भी डाल दियो गुरदर्शन जी। हाँ जी, गुरदर्शन जी एक बार इसको ग्रुप में भी डाल दियो। हाँ ग्रुप में डाल ले लिया गुरुजी स्क्रीनशॉट, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है जी। एक दिव्य फार्मेसी गुरुजी अपने साइड बहुत मिलती है, कभी कोई मेडिसिन बढ़ती है, कैसी है दिव्य है? काम नहीं करेंगे। कौन सी विक्रम जी? दिव्य फार्मेसी अनुपम जी, दिव्य। ये दिव्य तो रामदेव की भी दिव्य के नाम से आती है जी, और कोई दिव्य है ये? सॉरी दिव्य फार्मेसी का नाम व्यास, अभी देखा व्यास तो लोकल मिलती है बाजार में हर जगह। हाँ, अपने यहाँ पर बहुत, क्योंकि दिव्य तो रामदेव की बाबा जी की है ना, वो एक तो दिव्य और एक पतंजलि के नाम से 2 फार्मेसी है उनकी। हाँ वो व्यास पूछ रहा था मैं, गलती से कहेगा दिव्य जी। हाँ, हो जाता दिमाग में सोचता कुछ बोलता कुछ, आदमी कई बार हो जाता सभी के साथ। अनुपम जी टॉपिक पे आओ अब। हाँ जी गुरु जी। शंकर जी का माइक खुला है। गुरु जी कल तो पता था ना, जो कल पढ़ रहे थे अनुपम जी, कल हम पढ़ रहे थे संप्राप्ति। हाँ जी हाँ जी। ग्रंथिल मासिक जब होता है, क्योंकि रुक्षता होना शोषण होना, इससे ग्रंथिल मासिक धर्म बनना। ग्रंथिल मासिक धर्म प्राकृतिक मासिक धर्म न होने की वजह से कृष्ण वर्णीय भी होता है, मतलब वह पड़ा रहता है, काल की अपेक्षा से अधिक दिन तक रुका हुआ है, वह इसलिए काले रंग का होता है। इसका कारण ग्रंथिल मासिक धर्म को बाहर निष्क्रमण करने के लिए अपान वायु को अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है, और ऐसा बार बार होने से अपान वायु के गुणों की विकृत वृद्धि होती है, फिर उसका प्रकोप होता है, मतलब वात की वृद्धि। अपान वायु की वृद्धि पतलापन, कालापन एंगल से देखें तो अपान की वृद्धि होने से उसमें पतलापन, कालापन आ जाता है।
अपने अपान दृष्टि से मलमूत्र निष्क्रमण में भी बदलाव दिखाई देते हैं। मल के वटक बनते हैं। तेज मलावरोध के रोगी में मूत्र या मासिक धर्म निकालने में भी कुछ ना कुछ विकृति होती है। यहाँ तक तो पढ़ ली थी जी अपन ने संप्राप्ति कि भाई दुबली जी पतली गुरु महिला में मासिक धर्म में डिले होना, उसमें रक्त की कमी है और उसमें अनुलोमन अच्छा नहीं है, तो वो लंबे समय तक वहाँ रुक रहा है, काल की अपेक्षा अधिक समय तक, तो वहाँ पे फिर ये ग्रंथिल की निर्मित हो रही है जी। इससे आगे पढ़ो जी। देख लीजिए, यदि क्रॉनिक कब्जियत का रोगी आता है तो ऐसे रोगी में मूत्र प्रवृत्ति भी रुकी होती है। मतलब दिन भर एक या दो बार ही नूतन निष्क्रमण के वेग उसको आते हैं। मतलब कब्जियत की रोगी में मूत्र या मासिक धर्म निष्क्रमण में विकृति दिखाई देती है। विशेषकर अपान वायु का जो धारण कम होता है वह विकृत बढ़ता है। मतलब धरना अधिक काल तक अधिक समय तक करना पड़ता है। जो विभाव पदार्थ थे उसको वह मासिक धर्म के समय दर्द होना, ग्रंथिल मासिक धर्म लक्षण होने पर भी महिला दुखी, चिड़चिड़ा स्वभाव वाली, अंगमर्द, कलब निरोध, शाह निद्रा, शाह अधिक आलस्य, इन सारे लक्षणों के से पीड़ित होती है। अपान दृष्टि से यह लक्षण निर्माण होता है। अपान वायु विधि कार्य करने के लिए एक बलवान वायु है। इसलिए मैंने कहा था बस्ती चिकित्सा आदि चिकित्सा कार्य के हिसाब से कहा है। आचार्यों ने बस्ती के बारे में कहा है जी कि बस्ती चिकित्सा है जो वो आधी चिकित्सा, कुछ आचार्य उसको संपूर्ण चिकित्सा मानते हैं बस्ती को और कुछ आधी चिकित्सा मानते हैं, क्योंकि वात पित्त कफ में सबसे बलवान वायु है जी और वायु का मुख्य क्षेत्र अपान वायु है जी। और उस बलवान वायु को अगर ठीक करना है तो अपान वायु को ठीक रखना पड़ेगा जी। अपान वायु अगर अनुलोमित है समय से तो बिल्कुल शरीर सुखी रहेगा जी। अपान वायु अनुलोमित है तो समान अच्छी होगी, प्राण अच्छी होगी, उदान अच्छी होगी, व्यान अच्छी होगी। अपान अगर अनुलोमित नहीं है तो चारों को ही बिगाड़ने की क्षमता रखती है जी। ना फिर भूख अच्छी लगेगी, भूख अच्छी नहीं लगेगी तो प्राण भी अच्छी नहीं होगी, जब भूख ही अच्छी नहीं है तो समान भी उदान भी अच्छी नहीं होगी जी। जब अनुलोमन ही नहीं है तो मानसिक स्थिति कहाँ वहाँ पे फिर संयम वाली रहेगी जी। तो ये है जी अपान का महत्व कि वात पित्त कफ तीनों में सबसे बलवान वायु है और वायु का मुख्य स्थान वहाँ पे है और वो प्राकृतिक रहना चाहिए, वहाँ से अपान वायु अनुलोम रहनी चाहिए। ऐसा होगा तो बाकी सभी वायु अच्छी रहेगी जी। ये कार्य के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है अपान वायु। प्राण को हमने पढ़ा था, वो बल देने के हिसाब से वो बल था, जीवन था जी प्राण। और ये कार्य के हिसाब से बाकी वायु तभी अच्छे से कार्य करेगी अगर अपान अनुलोमित है तो जी। आगे पढ़ो जी। अति मल प्रवृत्ति के पश्चात या अतिसार होने के बाद हमें कमजोर या शक्तिहीन लगता है। इस तरह अधिक मासिक धर्म के पश्चात भी कलम, थकावट, भ्रम, दीनता, प्रलाप यह लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ विकृत वात वृद्धि से यह लक्षण दिखाई देते हैं। जब भी अपान वायु प्रतिलोम होता है यानी नीचे की ओर से ऊपर की ओर अन्य वायु के साथ मिलकर ऊपर की ओर जाकर सिर में दर्द, भ्रम यह सारे लक्षण निर्माण करता है। मल इंद्रिय इनका भ्रंश अपान वायु वृद्धि से इंद्रिय भ्रंश मतलब एकादश इंद्रिय के कार्य में विकृत निर्माण होती है। इसको केवल पढ़ते नहीं जाना है अनुपम जी, थोड़ा थोड़ा 2 लाइन पढ़ना है और समझना है जी। जी गुरु जी।
पढ़ो जी, बताओ। हाँ जी गुरु जी, मैं बताऊं जी। हाँ जी, हाँ जी, 2 लाइन पढ़ो और समझाते चलो जी इसको, मतलब अपने पाठ की तरह नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ा है संप्राप्ति की तरह क्लियर करते हुए चलना है जी। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि भाई ग्रंथिल, कालापन और दुर्गंध ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे दीपन पाचन और अनुलोमन सही नहीं है, संप्राप्ति पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो अब जितना भी पढ़ रहे हो डिस्कस करते चले जाना है जी। जी जी गुरु जी। देखिए अतिमल प्रवृत्ति के पश्चात या अतिसार होने के बाद ये कह रहे हैं गुरु जी कि ज्यादा लेटरिन जाएंगे बार बार, ये दस्त लग जाएंगे, तो उसके बाद हम जो है कमजोरी महसूस करते हैं। ठीक है। इसी तरह अधिक मासिक धर्म के पश्चात भी थकावट, भ्रम, महिलाओं के यदि मान लीजिए मासिक धर्म बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उनमें क्या होगी, थकावट महसूस करेगी, भ्रम जैसी स्थिति हो जाएगी, दीनहीन सी समझेगी अपने आप को, प्रलाप जैसी स्थिति हो जाएगी, मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। ऐसे लक्षण में दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ विकृत वृद्धि से ही यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो विकृत बात जो है बात वहां बिगड़ गया नीचे का, इस कारण से सारे के सारे जो है दिखाई दे रहे हैं। जब भी अपान वायु प्रतिलोम होती है, यानी कि अपान वायु जब भी, अपान का कार्य नीचे का है वैसे तो, लैट्रिन आदि पास करना, गैस पास करना, पेशाब पास करने का, लेकिन जब भी वो प्रतिलोम हो जाएगी ऊपर की तरफ जाएगी ना जी, तो अन्य वायु के साथ मिलकर ऊपर में जाकर के सिर का दर्द कर देगी, भ्रम कर देगी, ये सारे लक्षण उसमें आ जाएंगे जी। कमजोरी महसूस करेगा आदमी। मल इंद्रिय इनका भ्रंश अपान वायु वृद्धि से, इंद्रिय भ्रंश मतलब एकादश इंद्रिय के कार्य में विकृत निर्माण होती है। मल है जो गुरु जी, इंद्रिया है, इनका भ्रंश हो गया अपान वायु के कारण। अपान वायु वो होगी ना जी, प्रतिलोम होगी, इसके कारण 11 की 11 हमारी जो इंद्रिया है उनके भी जो प्राण है वो विकृत हो जाएंगे, इस कारण से वो भी विकृत हो जाएंगे निश्चित रूप से। यहाँ पे 2 संप्राप्ति समझाई गई है अनुपम जी। एक संप्राप्ति में बताया गया है कि वात का क्षय हो रहा है फिर भी हम मानसिक रूप से परेशान हैं, और दूसरी में है वात का प्रकोप हो रहा है प्रतिलोम होने से और फिर भी मानसिक रूप से परेशान हैं, ऐसा कहा गया है जी। देखो यहाँ 2 संप्राप्ति बताई गई है, अगर हम डीप से समझे तो इसमें कहा गया है जैसे पुरुषों को क्या होता है भाई, अति मल प्रवृत्ति होने के बाद कमजोरी आती है, देखते ही है जी आप, अतिसार अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो कमजोरी महसूस करते हैं। तो उसी तरह से आगे महिलाओं की 2 संप्राप्ति समझाई गई है। एक में बोला गया है जी अधिक मासिक धर्म के पश्चात थकावट, भ्रम, दीनता, प्रलाप ये सब लक्षण रहते हैं, दिखाई देते हैं अधिक मासिक धर्म के बाद। अधिक मासिक धर्म निकल गया है तो क्षयात्मक संप्राप्ति बनेगी जी। एक पॉइंट हुआ। दूसरा बोला है कि जब अपान वायु प्रतिलोम होती है, प्रतिलोम होती है यानी नीचे की ओर से ऊपर की ओर अन्य वायु के साथ मिलके सिर में दर्द, भ्रम ये सारे लक्षण निर्माण करता है। भाई वात की 2 संप्राप्तियां हम पढ़ रहे हैं, एक में क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है अधिक आर्तव निकल जाने से जी, अधिक ब्लीडिंग हो जाने से। तो मन में थकावट है, भ्रम है, चिंता है, काम करने की इच्छा नहीं है। और दूसरा फिर वायु प्रतिलोम हो रही है, यहाँ पे वात वृद्ध है, बड़ा हुआ है विकृत अवस्था में, और वहाँ अति वो निकल गया, ब्लीडिंग हो गई है, तो वहाँ फिर क्षयात्मक पैदा हो रही है शरीर में संप्राप्ति जी। तो यहाँ पे वायु प्रतिलोम हो रही है, तो वायु अनुलोम नहीं होगी तो वो फंसी हुई वायु वो वापस घूम के कहीं भी फंस के वेदना पैदा कर सकती है। तो इसमें कहा गया है कि जब वायु अनुलोम नहीं होगा तो वो प्रतिलोम हुई वायु भी हमारी सभी एकादश इंद्रियों को विकृत अवस्था में ले जा सकती है, खासकर मन में भ्रम ये सब लक्षण पैदा कर देगा जी। फिर यहाँ से इंद्रियों में ये सब संप्राप्ति जाएगी जी। आया जी कुछ समझ में? यहाँ पर जो आपने बताया कि जैसे ज्यादा मासिक धर्म निकलने का मतलब क्या है, मात्रा में ज्यादा निकलना है या ज्यादा दिन तक निकलना? दोनों ही है, मात्रा में ज्यादा निकलना भी और ज्यादा दिन तक निकलना भी।
अनुपम जी, आया कुछ समझ में? जी गुरुजी। दो संप्राप्ति जो बताई गई है, हाँ जी, एक शात्मक है, एक प्रतिलोम, यानी कि वो जो है एक में अपान वायु है, एक में शयात्मक है जी। ज्यादा हो जाएगी। जी 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 गुरुजी। अब आपने देखना है कि महिला में कौन सी संप्राप्ति हो रही है जी। दोनों में ही ये लक्षण है। अब मासिक धर्म नहीं आया तो भी इस तरह के लक्षण है, अधिक आ गया तो भी इसी तरह के लक्षण है जी। जी जी। मन में तो वही लक्षण है जी, हाँ और जी, हाँ उनकी जी। ही व्याधि है जी। इसलिए समता में होना, बैलेंस में होना। आगे पढ़ो जी अब। मासिक धर्म के समय अधिक दर्द होना व अधिक मासिक धर्म होने पर महिला उसके रोजाना के कार्य पूरा एकाग्रता से नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, प्राकृतिक मासिक धर्म शुरू हो तब भी अपान वायु के गण कुछ काल के लिए गुण पढ़ना गुण है। कुछ कल के लिए, ये क्या गुरुजी, कल कुछ काल के लिए, कुछ काल के लिए बड़े होने से हाँ जी हाँ जी, बड़े होने से मन आदि इंद्रियां अपना कार्य प्राकृतिक नहीं कर सकते। उसे ये स्थिति यहाँ पे वक्त आ गई है अपान। जी। देखो, दो संप्राप्ति तो हमने पढ़ी थी भाई। मासिक धर्म अधिक हो रहा है तो क्या लक्षण है मन में, मानसिक स्थिति में क्या संप्राप्ति है। मासिक धर्म प्रतिलोम है वायु, वहां पे तो क्या संप्राप्ति है। तीसरा बोला है कि अगर मासिक धर्म बैलेंस में भी होगा तब भी कुछ टाइम के लिए ये लक्षण रहेंगे, लेकिन तब थोड़े काल के लिए रहेंगे जी। आगे पढ़ो जी। तीसरी संप्राप्ति ये है। जी कंफ्यूज तो नहीं है? मन में कोई पिक्चर बना रही है जी? किसकी साथी जी कौन जी सी जी। पिक्चर बना रही है और कौन कंफ्यूज हो रहा है जी? चलो, सभी को ही बन रही है जी, किसी का कोई वो नहीं है। पढ़ो जी आगे। इतना ही नहीं, प्राकृतिक मासिक धर्म शुरू हो तब भी अपान वायु के गुण कुछ काल के लिए बड़े होने से मन आदि इंद्रियां अपना कार्य प्राकृतिक नहीं कर सकते। उस वक्त अपान वायु के गुण बड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भाशय से एंड्रोमेट्रियम का लेखन भेदन करना होता है। फिर भेदन कर लेखन और भेदन कर मासिक धर्म या रक्त के स्राव के साथ उसे बाहर भी फेंकना है। इसी दौरान बल, निंद्रा और मन के कार्यों में भ्रंश यानी विकृति दिखाई देना, यह संभव होता है, क्योंकि इसके साथ द्रव गुण भी चला जाता है। रस क्षय जैसे लक्षण भी हो सकते हैं, परंतु यह लक्षण कुछ समय बाद ही ठीक हो जाते हैं। तीव्रता भी इन लक्षणों की बहुत ही कम होती है। कई बार स्त्री वृद्ध को इसकी आदत होती है, वह इसको नेग्लेक्ट भी कर देती है। यहाँ तक क्या कहा गया अनुपम जी, सिंपल से शब्दों में? ये अभी पढ़ा इसका गुरुजी? हाँ, जो अभी पढ़ा है। टोटली भी निष्कर्ष क्या है इसमें? इसमें तो ये कहा गुरुजी कि उस समय जो है ना, अपान वायु के गुण बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको कार्य ज्यादा करना पड़ता है। वहां पे गर्भाशय की शुद्धि करनी है, एंड्रोमेट्रियम का भी लेखन भेदन, वो जो परत जम जाती है ब्लड की, उसको भी निकालना, तोड़ना फोड़ना, बाहर निकालने का कार्य है। तो उसी दौरान जो है बल आदि, निंद्रा आदि जो इनमें सब में भ्रंश हो जाता है, विकृति सी थोड़ी सी दिखाई देती है। लेकिन कुछ कुछ जो बड़ी उम्र की महिलाएं हो जाती है, तो वो इन चीजों को सामान्य मान लेती है, नेग्लेक्ट कर देती है, भाई कोई नहीं, ये तो हर महीने का काम है, ये कोई विशेष बात नहीं है। बाकी आप देखते हो महिलाओं में इस तरह के लक्षण मिलते हैं अनुपम जी? हाँ मिलते हैं गुरुजी। चिड़चिड़ापन कुछ बढ़ जाता है महिलाओं में मासिक के समय पे, उससे थोड़ा पहले या उस टाइम पे थोड़ा सा रहता है, हर महिलाओं में, सभी में रहता है। उसका कारण क्या है वो हम पढ़ रहे हैं जी। हाँ वही पढ़ रहे हैं गुरुजी। बहुत मैच्योर कोई लेडीज होगी तो वो इस तरह से बाहर नहीं दिखने देगी, नहीं तो रहता है।
महिलाओं का शरीर है ना जी, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिस हिसाब से उसकी संरचना है कि भई मासिक धर्म अधिक हो जाए तो भी समस्या है, ना हो तो भी समस्या है, और जब प्राकृतिक चले तो भी समस्या है, तब भी वो उतनी आदर्श स्थिति नहीं है जी। आगे पढ़ो जी। जी जी गुरु जी, फिर गुरु जी ये जो आजकल नारा ला दिया है इन्होंने, भाई महिला भी बराबर की है, ये है वो है, ये तो आदमी के बराबर है, क्यों जी, और इसको भी बराबर का सारा अधिकार मिलना चाहिए, सारे काम भी बराबर की करेगी। ये बड़ा मूर्खतापूर्ण काम कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं कैसे क्या कर दिया मूर्खों ने। जब अपान वायु को पढ़ेंगे ना जी, वहाँ पे यूट्रस की और बाकी संरचनाओं को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और मासिक धर्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या इसका स्वरूप है, क्या यूट्रस का है, तो हमें समझ आएगा कि जी महिला का वास्तविक शरीर कैसा होता है जी, और हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं जी। आगे थोड़ा पढ़ो। सा बता नहीं पाएंगे गुरु जी अभी उसके बारे में? वो ज़्यादा डिटेल में ये पढ़ेंगे अपान वायु को, जैसे प्राण वायु को पढ़ा था जी हमने। नहीं वो तो पढ़ेंगे गुरु जी, लेकिन अभी थोड़ा विचार आया था, थोड़ा क्लियर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप बताओ, आप क्या कहना चाह रहे थे? बात जैसे क्या बोलना है गुरु जी, वो अपनी जिज्ञासा पैदा कर दी तो वो थोड़ी शांति कर ली जाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप वो बोलो, फिर आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं। नहीं मैं तो कहना कुछ नहीं चाह रहा था कुछ, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि किस तरह से क्या वर्णन है उसके बारे में, किस तरह से हम और ज्यादा क्या जान पाएंगे उसमें, ऐसा क्या रहता है गुरु जी, वो ये था जी उसमें। ऐसा आप देखो, प्राण वायु को पढ़ने में 7 दिन लगे हैं जी, तो अब इतना डिटेल में एक एक चीज़ को आप कितना अंदर घुसते चले गए जी। कहाँ से प्राण पढ़ा था हमने, वो हृदय और इसके बीच का, फिर कितने प्रकार के प्राण आ गए, फिर सूक्ष्म लेवल पे बुद्धियों के लेवल के भी प्राण आ गए, कितना डीप में आ गया था जी। तो इसी तरह से ये भी डीप में है, तो कोई संक्षेप में नहीं बता पाएंगे जी। आगे पढ़ो अनुपम जी। जी गुरु जी। कोई भी अवरोध नहीं है, इसका प्राकृतिक कार्य क्या है? शुक्र मासिक धर्म, गर्भ निष्क्रमण आदि क्रिया यही अपान वायु का कर्म है। कोई भी अवरोध नहीं है, अपान निष्क्रमण का कार्य प्राकृतिक नहीं हो रहा, मतलब है क्षीण हो गया है। थोड़ा एनर्जी से पढ़ो अनुपम जी, थके थके से पढ़ रहे हो। अच्छा जी उनका आंसर नहीं दिया ना आपने अभी। अभी जो जिज्ञासा जो हुई थी तिरविनों की, तो वो ठंडी हो गई। नहीं गुरु जी, वो थोड़ा गला है ना जी, गला साफ नहीं है मेरा पूरा, वो ठीक नहीं हो पाया है अभी। फिर दूसरे साथी को बोल दो, क्योंकि जो विषय पढ़ रहे हैं बहुत गंभीर विषय पढ़ रहे हैं जी, और इसकी गंभीरता स्लो नहीं होनी चाहिए। अगर थक गए हैं, नहीं पढ़ने का है तो कल पढ़ लेंगे। ना 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 ना, सकने का तो कुछ नहीं जी। विषय को ऐसे तो पढ़ें कि प्राकृतिक, तस्वीर हम क्लियर कर सके माइंड में अपने साथियों को। जी जी गुरु जी, प्राकृतिक नहीं हो रहा, मतलब है क्षीण हो गया है। अपान वायु का बाहर धकेलने का कार्य रुकवाता कौन है? अवरोध। अगर अवरोध नहीं है फिर भी मल मूत्र निष्क्रमण नहीं हो रहा, इसका मतलब अपान वायु कमजोर है। कई बार गर्भवती स्त्री में 9 महीने पूरे होने पर भी प्राकृतिक प्रसव शुरू नहीं होता, लेबर पेन भी दिखाई नहीं देते, मतलब अपान वायु अपना प्राकृतिक काम नहीं कर पा रहा, अपान कमजोर हो गया है। अब रुक जाओ यहाँ अपान कार्य, पे, अब यहाँ पे रुक जाओ। अभी ऊपर वाली संप्राप्ति में क्या कहा गया है जी? ऊपर वाली इसमें तो ये कहा कहा गया गया है जी कि भाई जो अपान वायु है उसका कार्य है मल, मूत्र, शुक्र, आर्तव, गर्भ, इन सब को धारण करना और उचित समय पे इनको बाहर निकालना जी। अगर इनके इस प्रोसेस में धारण करना और उचित समय पे बाहर निकालने में समस्या आ रही है, तो वो 2 कारणों से आ सकती है जी। एक वहाँ पे वात क्षय हो गया है और एक वहाँ पे वात बढ़ गया है जी।
अब क्षय को हम कैसे समझेंगे अनुपम जी, और बढ़े हुए वात को कैसे समझाओगे आप अपने साथियों को? ऐसा है कि एक महिला है वात की, दो महिलाएं हमारे सामने है वात प्रकृति की, दो महिलाएं अपने क्लिनिक पे आ गई है जी, और वो आके ये समस्या बोल रही है कि भाई गर्भ कंसीव नहीं हो रहा है, आर्तव समय पे नहीं आ रहा है, मल मूत्र प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वात बढ़ा है कि क्षय हुआ है जी? कैसे डिसाइड करेंगे? मल मूत्र गुरुजी समय पे नहीं आ रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि उसका जो अपान है वो कमजोर है। और ये लक्षण कमजोर तो है, कमजोर है कि वो समय पे नहीं आ रहा है, तो वो बड़े होने के कारण है कि या वो क्षयात्मक संप्राप्ति के कारण है जी? इस डिफरेंस को वात बड़े होने के कारण। तो ये संप्राप्ति अनुपम जी, दो महिलाएं आ गई अपने क्लिनिक पे, एक तरफ आप बैठे हो, एक तरफ संजय जी बैठे हैं, और दोनों आके ये बोल रही है कि जी मल मूत्र की प्रवृत्ति सही नहीं है, गर्भ कंसीव नहीं हो रहा है, आर्तव टाइमली नहीं आ रहा है, तो आप उसमें कैसे किस लक्षण से ये बोलेंगे कि भाई आपके अंदर वात बढ़ा है और आपके अंदर वात का क्षय है? दोनों में चिकित्सा तो अलग देंगे ना, वात बढ़े हुए पे अलग चिकित्सा रहेगी और क्षयात्मक में अलग चिकित्सा रहेगी, इसको कैसे समझेंगे? क्षयात्मक वाली जो होगी गुरुजी वो तो दुबली पतली मिलेगी, और वात बढ़ी वो तो पतली हुई मिलेगी। बात बड़ी हुई भी गुरुजी जरूरी नहीं है भारी हो। भारी तो होगी नहीं जी, वात बढ़ने का मतलब क्या है? रुक्ष, खर, लघु, सुख, खैर जी, तो यही चीजें तो समझनी है जी, यही तो हमने रोगियों में देखना है। गुरुजी मुझे जिसमें छायात्मक है वो समझ में आ रहा है, लेकिन जिसमें बढ़ा हुआ है वो समझ नहीं आया। मान लीजिए जिसका जो जिसका वात बड़ा होगा उसकी आवाज में भी, बोलने में भी चंचलता और थोड़ी ही कार्य करने के तरीके में भी चंचलता दिखेगी, और क्षयात्मक स्थिति में उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा और बोलने में भी आवाज भी मुश्किल से निकलेगी मेरे हिसाब से। विक्रम आपने बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आप यही रुके रहो, अभी इनसे पूछते हैं बाकी साथियों से। भाई दो महिला अपने क्लिनिक पे आ गई है, एक को मल मूत्र गर्भ आर्तव इनमें परेशानी है, एक में है वात बढ़ने से, एक में क्षयात्मक में, तो क्या लक्षण मिलेंगे वहां पे इस संप्राप्ति के लिए जी? गुरुजी मान लीजिए जिसका अनुलोमन रुका हुआ है या मल प्रवृत्ति ठीक से मल नहीं, मान लीजिए उसका समय से गुरुजी खाना नहीं खा रहे हैं, भूख लग नहीं रही है, और उनका अनुलोमन भी समय से हो नहीं रहा है ना। नहीं वो तो अनुलोमन का तो मामला ही रखे जी। संजय जी आप बताएंगे? गुरुजी वात वाली में उसका वात बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे वात बड़ा है तो अनुलोमन में उसको समस्या हो रही है क्योंकि क्षयात्मक संप्राप्ति बन रही है, और कफ वाले में वात घटा होता है और कफ प्रबल होता है और उसके कफ के मंद वगैरह गुण बढ़े रहते हैं, तो इस कारण उसका अनुलोमन खराब होता है। अपन दो वात की ही महिलाएं अपने क्लिनिक पे आई है, हाँ पतली ही महिलाएं हैं, ठीक है। एक को है वात बड़े होने से, उसका मल मूत्र का निष्क्रमण समय पे नहीं है, आर्तव का निष्क्रमण समय पे नहीं है, फिर गर्भ धारणा भी नहीं हो रही है, एक में वात बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है, दूसरे में वात बढ़ा नहीं है, क्षय है वात का, उसमें भी ये समस्या आ रही है, तो दोनों में क्या डिफरेंस, लक्षण क्या देखेंगे हम कि ऐसा क्यों हो रहा है दोनों में, और क्या डिफरेंस है दोनों में? वात बढ़ा हुआ किसको कहेंगे, क्षयात्मक किसको कहेंगे? वात वाले में तो वात बढ़ता ही है गुरुजी, दोनों अगर वो वात की बॉडी है, पतली है दोनों महिलाएं, तो दोनों में वात बढ़ा ही होगा, वात क्षय क्यों होगा उस केस में? वात क्षय भी तो होता ही है जी। नहीं वात क्षय होता है, बट वो पतली महिला में वात क्षय होगा या कफ वाले में क्षय होगा वात? ना अपन वात की ही दो महिलाओं की बात कर रहे हैं जी। मेरे हिसाब से तो वात क्षय नहीं होगा गुरुजी, दोनों में वात बढ़ा ही होगा। बढ़ने से तो क्षयात्मक संप्राप्ति बने गुरुजी, घटने से तो
तो कफ वाले में बात क्या होता है गुरुजी? ना 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 नहीं वैसे तो क्या अपान के क्षय होने के कारण क्या है, वहाँ की क्रिया जो है ना वो अवरुद्ध हो जाएगी, वो उस तरह उनको ना धारण कर पाएगा और ना मुझे उसको मुझे निकाल मुझे पाएगा। थोड़ा समझ में आया, मैं बताना चाहूंगा। बताओ जी आप। अगर मान लीजिए जिसमें बाघ की छायात्मक मतलब उसको छायात्मक होगा, तो मान लीजिए उसका मलमूत्र का निष्क्रमण नहीं होगा, और इसका जो भी है, इसका क्या बोलते हैं उसको, इसका पीरियड रुकेगा, इसका जो भी आर्तव है ये रुकना शुरू करेगा। और जिसका अगर मान लीजिए बात बढ़ा हुआ है, बात में भी बात बढ़ा हुआ है, तो उसके जो भी है, मान लीजिए उसका जैसे उसका पीरियड, तो मान लीजिए कि उसका पीरियड ज्यादा होगा और समय से पहले भी हो सकता है, नहीं ऐसा ऐसे कुछ होगा जी, नहीं ऐसे होगा। देखो शात्मक एक संप्राप्ति एक होगी ना मिनट गुरु जी। अनुपम जी एक मिनट। मोनू जी थोड़ा कंफ्यूज हो आप, एक बार अनुपम जी को बोलने दो, तब तक आप मन में सोच लो। इसमें गुरु जी ऐसा होगा, देखो शात्मक संप्राप्ति होगी ना जी, तो क्या है उसको कम आएंगे मासिक रूप से, लेकिन उसको क्या है वो कोई दर्द पेन नहीं होगा। यदि बात बढ़ा हुआ है तो उसको दर्द भी होगा, पेन भी होगा सही बोल रहा है जी। जी, ये है जवाब आपका सही। तो ये जितनी भी संप्राप्ति है जो ये हम पढ़ रहे हैं ना जी, ये सब प्रैक्टिकल चीजें पढ़ रहे हैं अपन। इसको मतलब हल्के में अपन ने बस वैसे पढ़ के वो काम नहीं चलाना है जी। यहाँ पे इस तरह के रोगी अपने पास आएंगे। एक गुरु जी ये पॉइंट ये वापस रिपीट करो, ये कुछ पल्ले पड़ा नहीं रहे। अब अनुपम जी आप अच्छे से बताओ संजय जी को दोबारा। देखिए ऐसा है ना जी, वात मान ली शात्मक संप्राप्ति को होगा ना जी, वात यदि कमजोर हो गया, हमारा अपान वायु कमजोर हो गया ना, तो वहां पे क्या है आर्तो भी कम आएगा, मल भी नहीं निकलेगा, लेकिन वहां पर पेन नहीं होगा। और जब वात बढ़ जाएगा तो भी वहां पर गुरु जी वैसे तो शात्मक संप्राप्ति बनेगी वैसे तो, लेकिन वहां पेन होगा, दर्द होगा उसको, ये विशेष होगा जिसमें यदि वात बढ़ा हुआ है तो। बात वाले में तो आर्थो के टाइम में सबको ही पेन होता है, और सबके यूजली डेंगे आते हैं पीरियड, और कम आते हैं। ये कॉमन संप्राप्ति है बात वालों में। ना ऐसा नहीं है संजय नहीं जी। वात जब समता में होगा तो दर्द क्यों होगा जी? क्षमता की बात ही नहीं कर रहे ना अनुपम जी, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि दोनों रोगी हैं, दोनों को समस्या है। नहीं दोनों को तो है जी, एक तो गुरु जी ये कह रहे हैं, तो एक तो यही तो कमाल का टॉपिक है संजय जी। जैसे आपने बोल दिया कि लगभग हर महिला में दर्द मिलेगा। कई महिलाएं आपको ऐसे भी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि भाई दुबली पतली महिला है और उसको कोई दर्द नहीं है जी, क्योंकि उसको पीरियड आई ना मात्र रहा है जी, केवल एक दिन थोड़ा सा बना है, थोड़ा सा आया, बस हो गया, उसमें अवरोध नहीं है जी कोई। और दूसरे में क्या है कि वायु बिगड़ी हुई वायु अवरोध कर रही है, अवरोध के कारण वो रुके हुए हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझाते हैं कि दो बच्चे हैं जी। एक बच्चा क्या है, हफ्ते में एक दिन मल त्याग करता है, अच्छे से खेलता है, कूदता है, खाता है, पीता है, उसमें क्या है जी, शात्मक संप्राप्ति है, मल बन ही नहीं रहा, हफ्ते में इकट्ठा हो रहा है और वो निकले जा रहा है जी। दूसरा क्या है, उसमें 2 दिन भी मल रुके तो गैस, सफारा, दर्द ये होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे वात अवरुद्ध है। वात अवरुद्ध हो गया, प्रबल हो गया जी, प्रकोप हो गया। ऐसे रोगी को ट्रीटमेंट क्या देंगे या कल बताओगे गुरु जी? ऐसी ट्रीटमेंट तो वही है जी, एक तो अनुलोमन करना हमने उसका, और एक को दीपन पाचन करके उसको बल्ले औषधियां देनी है। वैसे वैसे तो दोनों को देनी काम पड़ेगी। चला देंगे जी। जो हमने पढ़ा है कि कुछ आचार्य बोलते हैं बस्ती आदि चिकित्सा है, कुछ संपूर्ण चिकित्सा है, क्यों अनुपम जी? एक में तो अवरोध हटा दिया अपन वायु को अनुलोम हाँ जी करके। गुरु जी, जी वो खत्म हो जाएगा जी। एक को तो दोषात्मक स्थिति है गुरु जी, उसकी उसे भूख भी कम लगती मिलेगी, तो उसको मतलब क्या करेंगे हम शुरू में? तो अपन कौन सी दीपन पाचन करके विक्रम जी, उसमें तो बस संतर्पण और ब्रहण चिकित्सा देनी है उसमें। दीपन पाचन में मतलब कौन सी औषधि देंगे गुरु जी उसमें शात्मक स्थिति में, ये पूछ रहा है गुरु जी। यही देंगे जी, अपन 10 मूला देंगे, द्राक्षा दे सकते हैं, उमा दे सकते हैं, अष्ट दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं जी। अभ्या विशेषकर वहां देंगे अनुपम जी जहां अवरोध है उसको हटाने के लिए अभ्या देंगे। जी जी उसमें तो करेंगे जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वहां तो निकल जाएगा प्लास्टर बन के।
अब वो तो है गुरुजी, लेकिन लाभ ही करेगी कुछ ना, कोई नुकसान तो कुछ नहीं जी। गुरुजी ये टॉपिक में है, अब ये एक में मासिक धर्म कम बन रहा है, जिसमें बन ही नहीं रहा तो उसमें अपान वायु क्या करने वाली है, और एक में जिसमें ज्यादा बन रहा है अपान वायु उसको अटका रही है, तो ये वैसा हुआ ना ये। नहीं गुरुजी, वो मतलब एक सामान्य स्थिति से कम है। अगर 10 मूलारिष्ट उसको और कम नहीं करेगी, या मतलब एक सीक्वेंस में लेके आती है जी ये दवाइयाँ। शात्मक प्राप्ति को, जैसे हमारे पास एक रोगी आया जिसको क्या था जी, डेंगू का रोगी था, 5-7 दिन हॉस्पिटल लाया, अब 2 दिन घर पे आया, फिर से उसको लो बीपी की समस्या होगी जी। तो लो बीपी क्या, वहाँ केवल शात्मक थी, दर्द कुछ नहीं था जिसको, बस उठने बैठने चलने ये हिम्मत ही नहीं थी। तो उसमें विक्रम जी यही दिया, 10 मूला दिया, स्वामला दिया, केवल बल्य औषधियाँ दी, स्वर्ण वसंत मालती दी, केवल वहाँ पे बल बढ़ाया और कुछ नहीं किया इसमें विक्रम जी। ठीक है गुरुजी, फिर तो मैं और दूसरे वाली संप्राप्ति में अपन अनुलोमन करने वाली विशेष दवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि वायु फंस रही है वहां पे। जी गुरुजी। अब संजय जी आप अपना सवाल रखो। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जो दोनों बात वाली महिलाएं हैं जो अपन केस डिस्कस कर रहे हैं, एक में जिसमें आर्तव ज्यादा बन ही नहीं रहा, थोड़ा सा आर्तव है, तो उसमें अपान वायु ज्यादा क्या विरोध करेगी, वो तो निकल ही जाएगा। और जिसमें थोड़ा सा आर्तव ठीक ठाक बना हुआ है, 2-3 दिन में निकल रहा है, तो अपान वायु बीच बीच में अटका के उसको निकाल रही होगी, यही चीज है ना। बिल्कुल जी। और दोनों की चिकित्सा भी एक ही होगी। नहीं, एक में अपन वायु को अनुलोम करने की विशेष चिकित्सा देंगे, पहला उसका दर्द हटा दें अनुलोमन करके, और दूसरे का तो केवल एक ही काम करना है, बल बढ़ाने वाली चिकित्सा देने है। दूसरे पहले वाले में तो केवल बल बढ़ाने वाली चिकित्सा देनी है। दूसरे में क्या करना है, अवरोध को हटा के फिर आप उसका दीपन पाचन अनुलोमन करेंगे। पहले अवरोध को हटा के समझिए, अनुलोमन करके उसका। तो दोनों में दीपन पाचन नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसा कह रहे हो? दोनों में दीपन पाचन तो करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी वाली महिला में पहले अनुलोमन करके फिर दीपन पाचन करना है। पहले वाली में तो सीधा ही अपन दीपन पाचन करके बल्ले दे देंगे। और ऐसे केस में इन दोनों को कब्ज भी रहती है क्या, या एक को रहती है? कब्ज दोनों को रहेगी, लेकिन एक को दर्द होगा, एक को होगा ही नहीं दर्द। हाँ, तो अनुलोमन दोनों को ठीक करना पड़ेगा ना गुरुजी, फिर तो पहले अगर दोनों को कब्ज रहेगी तो। ना दूसरे में तो क्या है जी, ना ना संजय जी, एक में तो क्या मल ही कम बनता है जी, अनुलोमन की जरूरत नहीं है, वहाँ मल बनता ही कम है उसमें। जैसे मेरे पास गुरुजी एक बच्चा है छोटा, उसको अस्थमैटिक है बच्चा, वो तो उसको क्या है शात्मक संप्राप्ति है, कि वो अस्थमैटिक होता है ना, सूखी खांसी, वो भी शात्मक संप्राप्ति होती है गुरुजी। तो वो बच्चा क्या है 3-4 दिन में एक ही बार मर जाता है, वो उसको कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता उसको बिल्कुल भी। तो अब अगर सामान्य बच्चा हो कोई, इसमें क्या है संजय जी, इसमें सिर्फ बल बढ़ाना है मतलब। बढ़ेगा, ओके ओके, प्रेशर समझा। निकाल देगा यहाँ। ठीक है तो है ठीक है ठीक है, ये ठीक है, अब क्लियर है। वाह जी अनुपम जी, बढ़िया आपने बताया वो एग्जाम्पल। और गुरुजी तीसरा चीज है कि जी उसको आता ही नहीं है, मीन्स तो क्या करेंगे, बहुत पीरियड आता ही नहीं है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको ना दर्द होगा ना वो होगा। अगर उसमें धातुएं बढ़ेगी तो पीरियड आ जाएगा, नहीं बढ़ेगी तो वैसे रहेगी। बहुत समझो कि बहुत टाइम से पीरियड आता बढ़ाना है जी, बल बढ़ेगा, अच्छी धातुएं बढ़ेगी तो ही मासिक धर्म आएगा। वो मुकेश जी कौन सी प्रकृति की बात कर रहे हो हम, वो मासिक नहीं आ रहे में ना उलझो अनुपम जी, 1 मिनट रुको यहाँ पे, मुकेश जी आप भी रुको। देखो संजय जी, हमने एक केस डिस्कस किया है कि भाई 2 बिल्कुल दुबली पतली महिलाएं हमारे क्लिनिक पे आ सकती है ट्रीटमेंट के लिए। एक बोलेगी कि जी मासिक धर्म आता ही नहीं है, हम बोलेंगे कि जी मासिक धर्म नहीं आता है तो पेन होगा, लेकिन उसमें तो जी शात्मक संप्राप्ति है, आए बनेगा तो उसमें अवरोध तो है नहीं, तो आ जाएगा जी जब धातुएं बनेगी। दूसरे में क्या है जी, वायु रोक रही है, अवरोध कर रही है, वहां पे होगा तो भी नहीं आएगा, तो वहां अनुलोमन चिकित्सा देनी है, पहले में बल्य चिकित्सा देनी है। तो 2 महिलाएं ऐसी आ सकती है कि नहीं संजय जी अपने क्लिनिक पे? हाँ हाँ गुरु, अब एकदम क्लियर हो गया, मस्त एकदम, बिल्कुल आ सकती है। सवाल का जवाब दो मुकेश जी के सवाल का। बताओ मुकेश जी, आपका सवाल बोलिए। उसको पीरियड आ ही नहीं रहा है, बहुत टाइम से पीरियड ही नहीं आ रहा है। नहीं कोई तो है ना जी, मतलब वो शात्मक संप्राप्ति हो गई कि उसकी धातुएं नहीं ठीक बन रही हैं। जब धातुएं ठीक, पहले धातुएं आप दुरुस्त करोगे उसकी, तो फिर उसके पीरियड भी आने चालू हो जाएंगे।
नहीं संजय जी, वैसे तो इसमें क्या है, देखना पड़ेगा महिला मोटी है या पतली है, वो भी डिपेंड करता है उस पर। नहीं वही मोटी और पतली दोनों केस में धातु तो बनी नहीं रही ना, उनकी आत्मा तो बनी नहीं रहा। वही कह रहे हैं ना ये मुकेश जी, इन्होंने हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया है ये एक्चुअल में। मोटी का तो देखते ही समझ आ जाएगा अनुपम जी। सवाल तो ये है ना कि दोनों पतली है, फिर भी एक में दर्द है, एक में दर्द नहीं है। नहीं, ये तो गुरु जी हो ही गया ना, ये तो क्लियर हो गया ना। मुकेश जी तो नहीं पूछ रहा होगा ना कोई नया दूसरा? हाँ नया पूछ रहे हैं, बट अंदाजा मार के पूछ रहे हैं कि जिसका पीरियड आ ही नहीं रहे तो उस केस में क्या करना है, ऐसा पूछ रहे हैं वो। ऐसे ही है ना मुकेश जी? समझो वो भी पतली है लेकिन उसको पीरियड ही नहीं आ रहा है। मेरे पास अभी केस आने वाला है। वो तो कमजोर है जी। शात्मक संप्राप्ति हुई ना मुकेश जी उसमें, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। बरोबर है। उसको धातु ही नहीं बन रही, मतलब उसको बल्ले वही दो ठीक हो जाएगी। तो संजय जी ये सारे अपने को ऐसे ऐसे हो गया। ये सभी जी गुरु जी। बढ़िया बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया संप्राप्ति है। अब अनुपम जी आप अपनी बात को पूरी करो। ना बस मैं तो गुरु जी था कि ये जो शात्मक संप्राप्ति है ना जी, मैं ये सारे मित्रों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? शात्मक संप्राप्ति बोलते किसको है? क्योंकि ये शब्द ऐसा है गुरु जी, इससे है ना स्पष्ट नहीं हो पाता सबको। क्षय जो है ना, क्षय का अर्थ नहीं समझते सब। ठीक है, समझा दो जी सिंपल से उसमें। नहीं वैसे तो अखर आ ही गया होगा जी, काफी दिन से आप बोल रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा है। क्षय का मतलब होता है कि कमजोर हो जाना, घट जाना, किसी चीज का न्यून हो जाना। शरीर में इतनी कमजोरी आ जाना कि उठने का मन नहीं होना, बैठने का मन नहीं होना, खाना खाने का मन नहीं होना, श्वास लेने का मन नहीं होना, बस पड़े रहना, लो बीपी की कंडीशन हो जाना। ऐसा ही अनुपम जी? जी जी गुरु जी, यहाँ तक कि गुरु जी सुनने की भी क्षमता न रहना, सहनशीलता खत्म हो जाना। हाँ जी, सुनने के लिए भी बहुत बल चाहिए गुरु जी। वो ताकत भी होगी तो आप सुन पाओगे, नहीं तो सुन भी नहीं सकता आदमी दूसरे की बात, इतनी वैसी स्थिति हो जाती है। तो वृद्ध अवस्था में क्षय का रोग बढ़ जाता होगा गुरु जी, क्षय बढ़ जाता होगा। बुढ़े आदमी के सारी अंग जो है ना, सारी शक्तियां, सारी इंद्रियां, इनकी सब शक्तियां जो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्षीण का मतलब कमजोर हो जाती है। ये इसको जो कमजोरी को प्राप्त होगी ना, उसको बोलते हैं वक्षात्मक संप्राप्ति, यानी कि वो कमजोरी को प्राप्त होगी, कमजोर होगी वो। जो उसके शरीर की बेसिक ताकत मिली है ना, बेसिक ताकत चलने फिरने उठने बैठने की, वो भी खत्म हो जाना, वो शात्मक हो गया जी। ऐसा ही अनुपम जी? जी जी गुरु जी। तो ये जितनी भी संप्राप्तियां हम पढ़ रहे हैं ना जी, यहाँ से ये सब प्रैक्टिकली है, तो इनको अपन ने वैसे पढ़ के वो नहीं करना है, यहाँ से एक एक का टॉपिक निकालना है जी। जैसे हमने देखा कि एक कुछ ज़्यादा पीरियड आ रहे हैं वो तब भी परेशान है, जब उसको डिले हो रहा है वो तब भी परेशान है, जब बैलेंस में आ रहा है वो तब भी परेशानी है जिसमें, क्योंकि वो ऐसी प्रक्रिया हो रही है जी। और यूट्रस के दिनों में मासिक धर्म की स्थिति ऐसी हो जाती है जी जैसे डिलीवरी के बाद होती है। इन दिनों में मासिक धर्म एक ये यूट्रस एक तरह से कच्चा रहता है जी मासिक धर्म के दिनों में। इसमें एक बात हो रही है जी, जैसे एक कोई बीएमएस डॉक्टर थी, अच्छी जानकार हो वैसे आयुर्वेद की, उसको खुद को गर्भ कंसीव ही नहीं हो रहा था। सुबह एक वैद्य बता रहे थे, मैं उनकी क्लास देख रहा था, तो उन्होंने उत्तर बस्ती बहुत कर ली, सब कुछ कर लिया, दीपन पाचन पिछले 3 साल से काफी बस्तियां ले ली। फिर एक जैसे हमने सुबह वाली क्लास में पढ़ा था आगे शास्त्र में, वो नहीं आता विद्या कर्म अग्नि कर्म, जो शल्य चिकित्सा है, तो कोई 1-2 ही वैद्य हैं जानकार भारत में अभी, तो वो मतलब काफी शिकार है। वो अग्निक्रम में क्या होता है, जो 108 मर्म पॉइंट होते हैं हमारे, उन्होंने क्या करा, जैसे शास्त्र से पढ़कर वो था शायद चरक में दे रखा कि नाभि से 2 उंगल ऊपर सलाखा से थोड़ा सा ब्लड निकालना होता है जी, वो नीडल सी एक बार चुभा कर, और वो 4-5 बूंदे खून बाहर आ गई, और खून बाहर आ जाता, और वो गर्भ उनको कंसीव हो गया। जैसे इसकी हिडन पथरी निकालनी थी, वो मैंने एक वीडियो भेजी थी, अंगूठे पर वो पिन सी चुभा कर निकाल देते हैं गुरुजी, 108 मर्म पॉइंटों पर। ये भी आयुर्वेद का मतलब काफी एडवांस लेवल है जी ये, मतलब अगर
जब औषधियां काम करनी बंद कर जाती है, तो जब पुराने वैद्य यूज करते थे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा हमारे शास्त्रों में, ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा गुरुजी। विक्रम जी, इसमें ऐसी संप्राप्ति क्या थी कि वहां पे नाभि के वहां से ब्लड निकाला? संप्राप्ति कैसे थी कि वहां से फिर क्या संप्राप्ति बैलेंस में हुई कि गर्भ ठहर गया? गुरुजी संप्राप्ति का पता नहीं, जैसे पैर के अंगूठे में एक उंगल ऊपर और एक उंगल लेफ्ट साइड में वो पिन लगाते हैं, और किडनी की पथरी 3-4 दिन के अंदर निकल जाती है गुरुजी। वो पता नहीं कोई मर्म स्थान है जी, ये जो इनका डायरेक्ट संबंध है उस हिस्से से। मतलब जैसे कान के पीछे जैसे कर्णनाद बोलते हैं, मर्म स्थान है, इससे इस पर करने से कान की सुनाई देना बंद हो गया तो वापस आ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ नशे वगैरह होंगी जी इनकी। चलो संप्राप्ति भी समझना आप कि भाई वहां हाँ जी। संप्राप्ति क्या थी कि थोड़ा सा ब्लड निकला और कंसीव हो गया? उनके 8 लेक्चर है जी, मतलब सीरीज है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। नवीन जोशी के? नहीं जी, नवीन जोशी नहीं है, वो एक पतले से लड़के हैं, पता नहीं अलग ही चैनल है। चलो आप शेयर करना, देखते हैं वहां संप्राप्ति क्या बनेगी कि ऐसा ब्लड निकला और कंसीव हो गया। संप्राप्ति समझनी जरूरी है ना अपन है। हाँ जी जी जी, चलो शेयर अभी करूंगा। ठीक। कई बार गुरुजी वैसे भी तुक्का लग जाता होगा ना जी। चलो संप्राप्ति को समझना है अनुपम जी, अगर संप्राप्ति सही समझ आ रही है तो ठीक है जी। ये साइंस है अनुपम जी, वो तुक्का नहीं है ये। नहीं, मैं सहमत हूँ सुनी जी, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन वैसे एक चांस ये भी हो सकता है जी, मैं ये कह रहा हूँ जी। अगर वहां अपने को संप्राप्ति समझा रहे हैं तो उसमें कोई तुक्के वाली बात नहीं है जी। और ये शल्य चिकित्सा है ना, शल्य चिकित्सा अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने बैन कर दी थी, आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा, इसलिए लुप्त हो गई इंडिया से, ना थोड़ी बहुत ही बची होगी। नहीं, शल्य चिकित्सा तो सारी यहीं से तो निकली है जी, ये जो डॉक्टर अंग्रेजी वाले करते हैं यहीं से तो गई सारी वो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने बैन कर दी थी आयुर्वेद शास्त्र के अंदर जो शल्य चिकित्सा थी। गुरुजी अभी मैं छोटा था ना, तो मुझे फीट आता था। फिर मेरे पिताजी ने कोई किसी के पास लेके गए, और सर के ऊपर मीन्स कपाल के ऊपर एक उन्होंने गरम तारिता लगाया, इधर लगाया जिधर अपन बिंदी करते हैं। उसके बाद में आज तक कभी फीट नहीं आई। फिट मतलब समझ नहीं पाए जी। दौरे दौरे कह रहे गुरु जी अभी, लेकिन फिट वो कैसे क्या किया था वो बताएंगे दोबारा एक बार मुकेश जी। मूर्छा तिलक करते हैं, तिलक। हाँ जी, तिलक हम लोग तिलक करते हैं, तिलक। हाँ हाँ, माथे पे आ गया चक्कर में। अच्छा हाँ, कपाल के ऊपर तिलक करते हैं ना जी। वहाँ वहाँ उसने गरम तलिया लगाया, अच्छा तो वहां से उसके बाद में कभी फीट नहीं आई। अच्छा जी। हाँ, अभी मेरे कपाल पे अभी भी वो बिंदु है जी, मीन्स ऐसा लगता है कि तिलक किया हुआ है ऐसा। वहां से फिर अभी क्या तक संप्राप्ति भंग हुई मुकेश जी? वो भी मुझे मालूम। किस संप्राप्ति से बन रहा था? वहाँ क्या करने से क्या संप्राप्ति बन तिलक हुई? कौन सा तिलक था, कौन सा तिलक था गुरुजी? चंदन का या फिर बहुत प्रकार के तिलक होते हैं, 8 प्रकार का? गरम तलिया गरम सलाखा लगाई जी इनको, सलाखा कर्म होता है ना आयुर्वेद में, वो सलाखा कर्म किया है इनका, ऐसा करें। फिर संप्राप्ति क्या भंग हुई जी सलाखा कर्म करने से? नहीं गुरु जी, सलाखा कर्म से जो है क्या संप्राप्तियां भंग होती है, ये वो इसी तरह हमारी तरह संप्राप्ति पे बात करते हैं या उनका कोई दूसरा मेथड रहता है, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। देखो अनुपम जी, इसमें क्या है, अब भाई अब वात का क्षय हो रहा है, वहां तो सलाखा कर्म करने की आपको जरूरत ही नहीं है। पित्त या वात वृद्धि है, वहां पे भी जरूरत नहीं है। ज्यादातर जरूरत पड़ेगी कफ वाली स्थिति में आपको सलाखा की कर्म की जरूरत वहां आपको ज्यादा पड़ेगी संप्राप्ति के हिसाब से। तो गुरु जी वो तो अपने अपने शब्दों के हिसाब से होगा ना जी। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि वो जो सलाखा कर्म करने वाले हैं वो संप्राप्ति पे हमारी तरह ही चर्चा करते हैं या उनका उपचार करने का कोई मेथड दूसरा और भी तो शब्दों के साथ कर सकते हैं ना गुरु जी उन बातों को? वो जैसे एक्यूप्रेशर वाले अलग तरह से करते हैं, एक्यूप्रेशर से भी लाभ तो होता है गुरु जी। लाभ तो गुरु जी है, दो गुण तो नहीं बैलेंस में आते हैं एक्यूप्रेशर से।
गुरुजी ये जैसे हाँ जी। साइटिका का दर्द है ये वगैरह, ये तो वैसे वात की समस्या है। जैसे वो एक जगह सलाखा लगाते हैं साइटिका के दर्द में कमर में गर्म करके, उसके बाद वो दर्द परमानेंट चला जाता है, मतलब ऐसा उनका कहना है। और 10,000 के आसपास स्टूडेंट उनका ये कोर्स कर चुके हैं। वीडियो मैंने भेज दी ग्रुप में, काफी वीडियोज हैं इस चैनल पे। सुनते हैं जी, सुनते हैं हाँ आपको। तो कुछ जी तो अनुपम जी सवाल यही था ना, ये जो एक्यूपेंचर करते हैं या एक्यूप्रेशर करते हैं, ये दबा देंगे आपको कितने दिन के लिए परमानेंट तो नहीं लाभ मिलता, गुण तो नहीं बैलेंस में आए इससे, टेम्परेरी आपको लाभ मिलेगा कि भाई जो उन्होंने किया वहां से मान लो हमें भयंकर पिंडलियों में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी ने दबा दिया तो रिलैक्स तो हमें भी मिलता ही है, लेकिन गुण तो नहीं बैलेंस में होते। नहीं गुरुजी, ये तो हमारी परिभाषा है ना भाई, हम सारों को अपनी ही परिभाषा पे तोलेंगे और वो उस पे खरे उतरेंगे, ये जरूरी नहीं ना जी। तो ये गुरुजी मुकेश जी एग्जांपल है ना अपने ग्रुप में, नहीं वो तो ये कह रहे हैं नहीं, वो तो वही बात होगी ना अनुपम जी कि भाई हमें कोई हेतु देखने की जरूरत नहीं है, कोई वो ठीक करने की जरूरत नहीं है, वहां जाओ दबाओ और हो जाओ ठीक है। गुरुजी वो अलग अलग विद्याओं में ना जी, अलग अलग तरह की विद्याएं हैं मान लो। विद्याएं तो है, तो देखो उस एक्यूप्रेशर काम तो करता है, अपन मानते हैं काम तो करता ही है, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए है, परमानेंट नहीं है अनुपम जी। नहीं गुरुजी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इस पॉइंट को लगातार दबाएंगे आपका वात का समन होगा, इसको दबाएंगे आपका पित्त का समन होगा, भाई फिर तो ऋषि तो वो ऐसे ही समन बोल भी तो देते कि आप केवल यही चिकित्सा कर लो, औषधि और ये लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अपन समन चिकित्सा से भी तो हर रोग को नहीं ठीक करते ना, जहाँ दो सत्याधिक बढ़े तो वहाँ शोधन भी करना पड़ता है अपन ने। गुरुजी उस समय एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर नहीं था। अनुपम जी सबको हम समन चिकित्सा से भी तो नहीं ठीक कर सकते, शोधन भी तो करना ही पड़ता है। जैसे गुरुजी एक बात और है, जैसे जो ऊर्जा विज्ञान ये कहता है अग्निहोत्र करते हैं ना हम हवन, उसमें जैसे ही गाय के घी की 1 चम्मच भी डाल देंगे ना तो उसमें 3 तरह की अग्नियां निकलती हैं, एक नीली, एक पीली और एक हरी जी। उसमें बताते हैं पीली अग्नि है उस पर ध्यान दो तो आपका पित्त अच्छा हो जाएगा, और नीली पर शायद कफ अच्छा होगा, और हरी पर शायद वात अच्छा हो जाएगा। रोज सुबह शाम अग्निहोत्र करके उस पर ध्यान दो। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग पद्धतियां हैं गुरुजी, शायद कुछ उनका भी होता होगा। वैसे तो विक्रम जी देखो, अकेला देखने से तो मुश्किल चलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसके वो नहीं बदलेंगे ना, हेतु नहीं बदलेंगे, तो अग्नि देखते रहे उससे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं वैसे तो। वो तो बात मान गए जी आपकी, हेतु तो करने पड़ेंगे बंद, लेकिन रंग चिकित्सा भी एक होती है जिसमें 7 रंग होते हैं इन तीनों, मतलब जो जैसे मुकेश जी करते हैं। अच्छा जी, मुकेश जी कहते हैं कलर चिकित्सा ना। हाँ जी हाँ जी, वो ये वही होगी ना, इन 3 रंगों से मिलाने पर बाकी के 4 रंग भी बन जाते हैं, 7 है ना जी, मुकेश जी को संप्राप्ति नहीं पता है कि कहाँ से क्या घटित होती है। अनुपम जी आप सहमत है इस बात से, भाई आप एक्यूप्रेशर कराओगे आराम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आप मान रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है जी। नहीं मान के दी हम आपकी बात है, लेकिन किसी किसी को गुरु जी संप्राप्तियां बदल भी जाती होगी, खान पान के कारण, टाइम के बदलाव के कारण बदल जाती होगी, तो वो परमानेंट भी हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं बस। परमानेंट बाकी ऐसा दोनों को बैलेंस करेंगे तभी होगा ना जी। वही तो कह रहा गुरु जी, मैं टाइम भी बदल गया, वातावरण बदल गया, खान पान बदल गया, तो उसके कारण बैलेंस उसके बाद थोड़ा समय मिलने से शायद हो अपने आप भी कई बार हो जाता है गुरु जी। जरूरी नहीं औषधि हो, तो इस तरह से मान सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो वही बात आ गई जी कि समन चिकित्सा से सबको ठीक नहीं कर सकते। गुरुजी एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसमें। अब जैसे युद्ध पे जाते हैं, तो युद्ध पे जाते हैं तो मतलब देशभक्ति के नारे लगाते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, उस तरह का माहौल खड़ा करा जाता है, तो नसों में नसें फड़फड़ाने लगती हैं, मतलब दुश्मन को मार काटने की हिम्मत आ जाती है। उसमें कोई संप्राप्ति भंग हुई है, संप्राप्ति चेंज हुई है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, बट शरीर में ऊर्जा जो है अलग लेवल की हो जाती है, तो वो किस कारण होती है? ठीक है संजय जी, लेकिन एक व्यक्ति जो बीमार है, मंजे से नहीं उठ पा रहा है, आप कितने नारे लगवा दिए वो नहीं उठ पाएगा जी। इसमें वात वाला जो है ना वो पित्त वाला बन जाएगा, इतना पक्का है, मतलब उस मोमेंट के लिए, तो 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो टाइम का रसों का शरीर में रसों का बनना होता है म्यूजिक से और सिस्टम से ना। हाँ होता है गुरु जी।
अब वो होता कैसे, मतलब अपने को साइंस नहीं पता, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट ये जो है कि इफेक्ट 100% पड़ता है उसका। मुन्ना भाई MBBS में देखिए करते हैं वो। अनुपम जी अपने घर में और संजय जी अपने घर में शादी है, सब नाच रहे होते हैं, जो बीमार है जिसको सांस की तकलीफ है, ना वो बेचारा खा पाता ना वो मजे ले पाता, वो पड़ा ही रहता है। गुरुजी मुन्ना भाई MBBS में एक पेशेंट को इसी तरह हुआ है। वो फिल्म तो ठीक है। नहीं जो गुरु जी वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मन